नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोगों को अपने YouTube चैनल PCS सॉल्यूशन 360 पे आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज से मैं आप लोगों को दृष्टि का टेस्ट सीरीज जो कि BPSC के लिए 67th प्रीलिम्स के लिए किया गया था दृष्टि पब्लिकेशन के द्वारा। इसमें टोटल आप लोग को 15 सेट करवाए गए हैं, जिन 15 सेटों का हम आप लोग को सिलसिलेवार तरीके से एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। तो अच्छे से इस सारे टेस्ट को सुनेंगे और समझेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए प्रयुक्त शब्द था। क्या प्रयुक्त शब्द था? तो वो था कीकट। ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए प्रयुक्त शब्द था कीकट। बिहार क्षेत्र को कीकट कहा जाता था और यहाँ के लोगों को ब्रात्य कहा जाता था। दो शब्द याद रखेंगे, एक कीकट, एक बरात। कीकट समझ लीजिए कि बिहार कहलाता था और बरात बिहारवासी यानी बिहारी लोग। तो बरात मतलब इस क्षेत्र में जो कीकट के क्षेत्र में जो लोग रह रहे थे उसको बरात, और कीकट बिहार राज्य को कहा जाता था, बिहार क्षेत्र को। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस प्राचीन शासक ने एक राट की उपाधि धारण की थी? तब वो कौन था? वो था महापद्मनंद। महापद्मनंद का जो शासन जानते हैं, नंद वंश का जो स्थापना किया था वो महापद्मनंद ही था, और ये 344 से 321 ईसा पूर्व तक शासन किया था। ठीक है, अब आगे देखिए, फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस प्राचीन शासक ने एक राट की उपाधि धारण की थी? तो वो कौन था? वो था महापद्मनंद। अच्छा, महापद्मनंद का, ये जो महापद्मनंद है इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है अपार धन। इनके पास मतलब अपार धन था। गुप्तकालीन सिक्के बिहार के किस स्थान पर पाए गए थे? तो हाजीपुर। बिहार में चांदी के बने आहत सिक्के पटना के गोलकपुर और पूर्णिया में पाए गए हैं। अगर पूछा जाए कि बिहार में चांदी के सिक्के कहाँ पाए गए थे तो बताइएगा पटना के गोलकपुर और पूर्णिया में। पटना के गोलकपुर और पूर्णिया में चांदी के सिक्के पाए गए थे। बक्सर और चिरान से कुषाण के सिक्के पाए गए थे। अगर कुषाण साम्राज्य का सिक्का अगर पूछा जाए कहाँ पाया गया है तो आप बताइएगा बक्सर और चिरांद। बक्सर और चिरांद। गुप्त काल के सिक्के कहाँ पाए गए हैं? तो हाजीपुर में। गुप्त काल के सिक्के हाजीपुर में। कुषाण काल के सिक्के अगर पूछा जाए कहाँ पाए गए हैं तो बताइएगा बक्सर और चिरांद। और अगर आहत सिक्के, चांदी का आहत सिक्के पूछे तो बताइएगा पटना के गोलकपुर और पूर्णिया में। प्रसिद्ध शासक मेदिनी राय का संबंध किस वंश से है? तो वो है चेरो वंश से। प्रसिद्ध शासक मेदिनी राय का संबंध किस वंश से था? तो चेरो वंश से। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो धर्मपाल के द्वारा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो धर्मपाल। ये कहाँ है? मतलब ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो भागलपुर के अंतीचक गांव में। भागलपुर के अंतीचक गांव में ये पाल वंश के राजा धर्मपाल द्वारा बनवाई गई थी। बिहार पर मुस्लिम आक्रमणकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो वो था बख्तियार खिलजी। बिहार पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो वो था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी 11वीं शताब्दी ईस्वी में बिहार पर मध्य पूर्व के इस्लामी आक्रमणकारियों का हमला शुरू हो गया था। ठीक है, आगे देखिए। 7 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति मिली थी। तो वो मिली थी मोहनजोदड़ो में। नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति मिली थी मोहनजोदड़ो में। देखिए, मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो को 1922 ईस्वी में R.D. बनर्जी के द्वारा खोजा गया था, और ये स्थल जो है मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लड़काना ज़िले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कहाँ है? सिंधु नदी के तट पे, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लड़काना ज़िले में।
इसके खोजकर्ता थे, उत्खननकर्ता R.D. बनर्जी। कब खोजे थे? 1922 ईस्वी में। और मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो से कुछ और भी अवशेष प्राप्त हुए थे, जो जान लीजिए कि महास्नानागार प्राप्त हुआ था, अन्नगृह प्राप्त हुआ था, महास्नानागार माने ग्रेट पाथ, अन्नगृह, नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुआ था, जो कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, पशुपति महादेव का मुहर प्राप्त हुआ था, दाढ़ी वाले आदमी की प्रतिमा, पशुपति महादेव की मुहर, दाढ़ी वाले आदमी की प्रतिमा, बुना हुआ कपास का एक टुकड़ा भी प्राप्त हुआ था। प्राचीन भारत की प्रसिद्ध रचना मृच्छकटिकम किसके द्वारा लिखा गया था? तो मृच्छकटिकम लिखा गया था शूद्रक के द्वारा। मृच्छकटिकम का मतलब होता है दोस्तों मिट्टी की गाड़ी, मिट्टी की गाड़ी। अच्छा, इस मृच्छकटिकम में गणिका की पुत्री के साथ एक धनी व्यापारी के प्रेम प्रसंग का उल्लेख किया गया है, उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन को एक बार फिर से सुन लीजिए कि प्राचीन भारत की प्रसिद्ध रचना मृच्छकटिकम किसके द्वारा रचित है? तो शूद्रक के द्वारा। कुम्हार के चाक का आविष्कार निम्नलिखित में से किस काल में हुआ था? तो वो हुआ था नवपाषाण काल में। कुम्हार के चाक का आविष्कार निम्नलिखित में से किस काल में हुआ था? तो नवपाषाण काल में। आयुर्वेद की सबसे पहली दर्ज संहिता कौन सी थी? तो वो थी चरक संहिता। आयुर्वेद की सबसे पहली दर्ज संहिता क्या थी? चरक संहिता, चरक संहिता। आगे देखिए, मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर, मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? तो पांड्यों ने करवाया था, पांड्यों ने करवाया था। मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो पांड्यों ने। ये कहाँ है? तो मदुरई में, मदुरई में, मदुरई में। और पांड्य के कौन से शासक ने करवाया था? पांड्य के कौन से शासक ने? तो कुलशेखर ने, कुलशेखर ने करवाया था। यह मंदिर भगवान शिव की पत्नी देवी मीनाक्षी को समर्पित है। ये मंदिर किसके लिए समर्पित है? मीनाक्षी मंदिर तो भगवान शिव के पत्नी देवी मीनाक्षी को। तो पॉइंट आप याद रखेंगे कि ये मंदिर कहाँ है? तो मदुरई में, मदुरई में। और ये और ये पांड्य शासक का नाम क्या था? तो कुलशेखर नाम था, जिन्होंने कि इसको बनवाया था, निर्माण करवाया था। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में नागार्जुन गुहा लेख पाए गए हैं? तो वो पाए गए हैं दोस्तों बिहार में, बिहार में। भारत के निम्नलिखित किन राज्यों में नागार्जुना गुहा लेख पाए गए हैं? तो वो पाए गए हैं बिहार में। नागार्जुन पहाड़ियों में उत्कीर्ण नागार्जुन गुहा लेख बिहार के जहानाबाद जिले में पाए गए हैं। ये नागार्जुना कहाँ? तो बिहार के भी जहानाबाद जिला में। ये अभिलेख सम्राट अशोक के पौत्र राजा दशरथ से संबंधित है। ये अभिलेख किससे संबंधित है? तो अशोक के जो पोता हुए, पौत्र हुए दशरथ, उनसे संबंधित है। इस अभिलेख में, नागार्जुना अभिलेख में प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। भाषा कौन सा है? प्राकृत। और ब्राह्म लिपि कौन सा है? तो ब्राह्मी। अभिलेख के अनुसार राजा दशरथ की तीन गुफाएं थी। कौन सा? बापिका गुफा था, गोपिका और बापिका, गोपिका और बदिथिका, गोपिका और वद थिका, ये तीन बदिथिका, तीन गुफाएं बनवाए थे राजा दशरथ ने, बापिका, गोपिका और बदिथिका। आजीवक भिक्षुओं को दान में दी थी, ताकि भिक्षु वर्षा काल के दौरान वहां निवास कर सकें। बापिका, गोपिका और बदिथिका, ये तीनों गुफा है जो कि दशरथ ने बनवाए थे, राजा दशरथ ने बनवाए थे। और ये दशरथ कौन थे? तो अशोक के पोता थे, अशोक के पोता। और ये जो नागार्जुना गुहा लेख है, इस गुहा लेख में भाषा है प्राकृत और लिपि है ब्राह्मी। ठीक है, ब्राह्मी कहाँ है? बिहार के जहानाबाद जिला में। तो आप लोग को याद हो गया। इसी अभिलेख में ये तीनों गुफा के बारे में जिक्र किया गया है। अब देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो वो आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में। हम आपको प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय, चतुर्थी के बारे में आप लोग को ये जो युक्तिक प्रकाशन का बुक होता था, जिसमें मैंने एंशिएंट हिस्ट्री कराया, उसमें बहुत अच्छे से टेबल को बता दिया है। तो तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। निम्नलिखित में से किसने भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पहले आक्रमण किया था? तो वो था यूनानी।
निम्नलिखित में से किसने भारतीय उपमहाद्वीप पर सबसे पहले आक्रमण किया था? तो वो थे यूनानी। देखिए, सबसे पहले यूनानी ने आक्रमण किया था। यूनानी के बाद कुषाण ने आक्रमण किया। यूनानी के बाद यूनानी के बाद शक ने किया। कौन किया? शक ने किया। यूनानी के बाद शक ने आक्रमण किया, और शक के बाद कुषाण ने आक्रमण किया। शक और कुषाण ने, और फिर तुर्क ने आक्रमण किया। तो ये क्रम याद रखेंगे, यूनानी, शक, कुषाण, तुर्क। आगे 15 नंबर, अष्टाध्यायी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वो लिखी गई थी पाणिनि के द्वारा। अष्टाध्यायी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो पाणिनि के द्वारा। कैवल्य पद निम्नलिखित में से किस धर्म संप्रदाय से संबंधित है? तो वो है जैन धर्म से। जैन धर्म से संबंधित है। आगे सुनिए, जैन धर्म से। हड़प्पा कालीन स्थल मोहनजोदड़ो किस नदी के निकट स्थित है? तो वो कौन से नदी के निकट स्थित है? तो सिंधु। हड़प्पा कालीन स्थल मोहनजोदड़ो किस नदी के निकट स्थित है? तो सिंधु। भीमबेटका शैलाश्रय भारत में के किस राज्य में स्थित है? तो वो है मध्य प्रदेश। भीमबेटका शैलाश्रय भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो मध्य प्रदेश। किस शिलालेख ने पहली बार अशोक नाम का उल्लेख किया था? तो वो किया था मास्कीय शिलालेख में। किस शिलालेख ने पहली बार अशोक नाम का उल्लेख किया था? तो मास्की शिलालेख में। मस्की शिलालेख कहाँ है? तो भारत के कर्नाटक के रायचूर जिला में। कर्नाटक के कौन से जिला में? तो रायचूर जिला में। कर्नाटक के रायचूर जिला में कौन सा शिलालेख है? तो मस्की शिलालेख। इसी में अशोक नाम का उल्लेख पहली बार किया गया है। यह मस्की नदी के तट पर स्थित स्थल जो तुंगभद्रा का सहायक नदी है। एक्चुअली ये मस्की शिलालेख इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये मस्की नदी के किनारे पे स्थित है, और मस्की नदी तुंगभद्रा का सहायक नदी है। ठीक है। इसी शिलालेख में अशोक का प्रयोग, सम्राट के लिए अशोक का प्रयोग किया गया है, जबकि पूरब में जितने भी मिले थे उसमें देवा नाम प्रियदर्शी के रूप में शिलालेखों पर संदर्भित किया गया था। अब हम लोग देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन। अग्नि के सर्वप्रथम उपयोग के प्रमाण प्राप्त होते हैं? तो वो प्राप्त होते हैं नवपाषाण युग में। अग्नि के सर्वप्रथम उपयोग के प्रमाण प्राप्त हुए हैं नवपाषाण युग से। नवपाषाण युग पद का तात्पर्य पाषाण युग के अंतिम मध्यपाषाण युग और नवपाषाण युग में विभाजित किया गया है। नवपाषाण युग की कुछ विशेषताएं हैं। देखिए, नवपाषाण में कृषि की शुरुआत हुई। नवीपाषाण में खानाबदोश से व्यवस्थित जीवन की शुरुआत हुई। कृषि की शुरुआत, फिर खानाबदोश को लोग छोड़ के जीवन की व्यवस्थित जीवन मतलब अस्थायी जीवन की शुरुआत की। पहिए का भी आविष्कार नवपाषाण युग में ही हुआ। मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किया जाने लगा। पहली बार मृतक को इच्छानुरूप संस्कार किया जाने लगा। माने मृतक अगर चाहते थे कि किस प्रकार का संस्कार, उसी प्रकार से उनका संस्कार किया जाने लगा। जैन धर्म में यह माना जाता है कि जगत सार्वभौमिक द्वारा सृजित और चलायमान है। तो वो हो जाएगा नियम। जैन धर्म में यह माना जाता है कि जगत सार्वभौमिक द्वारा सृजित या चलायमान है। तो नियम। भारत में शतरंज के खेल की उत्पत्ति है। तो वो है गुप्त काल के दौरान। भारत में शतरंज के खेल की उत्पत्ति माना जाता है गुप्त काल के दौरान। भारत में गुप्त काल के दौरान शतरंज का खेल शुरू हुआ। उस समय इस खेल को चतुरंग के नाम से जाना जाता था। शुरुआत में शतरंज को अष्टपद कहा जाता था। प्राचीन भारत की यात्रा करने वाले फारस व्यक्तियों ने इस खेल को देखा, इसे शतरंज का नाम दे दिया। किसने शतरंज का नाम दिया? तो फारस के व्यक्तियों ने। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के पुरातात्विक स्थलों में शतरंज के समान बोर्ड प्राप्त हुआ, जो इस खेल का प्रमाण है। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। कब किया था सिकंदर ने भारत पर आक्रमण? तो 326 ईस्वी पूर्व में। 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हेनसुएंग भारत आया था? तो वो आया था हर्षवर्धन। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हेनसुआंग भारत आया था? तो हर्षवर्धन। अब देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि
तीन सिर वाली महेश मूर्ति की विशाल प्रतिमा किस स्थान पर स्थित है? तो एलिफेंटा एलिफेंटा एलिफेंटा। मौर्य साम्राज्य के प्रांत अवंती पथ की राजधानी का नाम क्या था? तो वो था उज्जैन। मौर्य साम्राज्य के प्रांत अवंती पथ की राजधानी का नाम क्या था? उज्जैन। निम्नलिखित में से एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखिए, ये उज्जैन तो आप लोग को याद रहेगा ही रहेगा। देखिए, सेंट्रल प्रोविंस के रूप में उस वक्त में जाना जाता था मगध को। मगध क्या था? तो सेंट्रल प्रोविंस। इसके नॉर्थ में माना जाता था उत्तरापथ, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। तक्षशिला, उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला। इसी प्रकार से वेस्टर्न माने पश्चिमी भाग में था अवंती पथ, जिसकी राजधानी उज्जैन हुआ करता था। यही हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है, अवंती पथ उज्जैन। तो मगध सेंट्रल था। मगध की राजधानी जानते हैं, शुरू में राजगीर, फिर पाटलिपुत्र। ऊपर में था, नॉर्थन में था उत्तरापंथ, जिसकी राजधानी तक्षशिला। पश्चिम में था यानी अवंती पथ, जो कि जिसकी राजधानी उज्जैन था। और अगर पूर्वी पथ की बात करें जाए, माने प्राच्य इसको पूर्वी भाग में प्राच्य पथ कहा जाता था। प्राच्य पथ मैं लिख देता हूँ, प्राच्य पथ ये पूर्वी भाग में था, जिसकी राजधानी तोसाली या कलिंग था। प्राच्य पथ की राजधानी तोसील या कलिंग था। ये मगध के दक्षिणी भाग में दक्षिणा पथ था। दक्षिणा पथ का राजधानी स्वर्णगिरी था। स्वर्णगिरी, आप इसको फिर से एक बार देख लें, मैं याद करवा देता हूँ अच्छे से। देखिए, ये मगध जो था वो सेंट्रल प्रोविंस माना जाता था। सेंट्रल प्रोविंस माना जाता था। और मगध का राजधानी आप लोग को पता है कहाँ है राजधानी इसका? तो राजगीर था, और शुरू में, और फिर बाद में पाटलिपुत्र था। मगध के पूरब के क्षेत्र में प्राच्य पर्थ बोला जाता था। प्राच्य पर्थ, प्राच्य पर्थ, जिसकी राजधानी तोसाली या कलिंग था। तोसाली या कलिंग। इसके उत्तर में उत्तरापथ बोला जाता था, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। जिसकी राजधानी तक्षशिला। मगध के दक्षिण में दक्षिणापथ बोला जाता था, जिसकी राजधानी स्वर्णगिरी थी। दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी। और इसके पश्चिमी में अवंती पथ बोला जाता था। अवंती पथ बोला जाता था, जिसकी राजधानी उज्जैन थी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से मंदिरों का सही कालानुक्रम है? तो इसका सही कालानुक्रम कौन सा हो जाएगा? तटीय मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, मुरहेरा सूर्य मंदिर और कामाख्या मंदिर। मतलब सबसे पहले तटीय मंदिर बना, फिर लक्ष्मण मंदिर, फिर मुरहेरा सूर्य मंदिर, फिर कामाख्या मंदिर, फिर कामाख्या मंदिर। देखिए, मैं आप लोग को सारे मंदिर के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। तटीय मंदिर अगर का मतलब आप समझिएगा कि महाबलीपुरम में तटीय मंदिर है। तटीय मंदिर कहाँ है? तो महाबलीपुरम में, जिसको कि नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में बनवाया गया था। महाबलीपुरम में जो तटीय मंदिर है, उसको किन्होंने बनाया? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में। नरसिंह वर्मन द्वितीय को राज सिंह वर्मन के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, लक्ष्मण मंदिर, विष्णु के समर्पित खजुराहों का लक्ष्मण मंदिर चंदेल राजा धंग द्वारा बनवाया गया था। यह नागर शैली का मंदिर है, जो एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित है, जहां पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनाई गई है। तो चंदेल राजा धंग द्वारा बनवाया गया था विष्णु को समर्पित खजुराहों का लक्ष्मण मंदिर, जो कि चंदेल में है। चंदेल के राजा बनवाया था धंग द्वारा। चंदेल के राजा धंग द्वारा ये बनवाया गया था खजुराहों का लक्ष्मण मंदिर। विष्णु को समर्पित खजुराहों का लक्ष्मण मंदिर। विष्णु को समर्पित खजुराहों का लक्ष्मण मंदिर। फिर मुरहेरा का अगर सूर्य मंदिर के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये सोलंकी राजवंश के राजा भीमदेव प्रथम ने करवाया था। मुरहेरा सूर्य मंदिर सोलंकी राजवंश के राजा भीमदेव प्रथम ने बनवाया था। सोलंकी राजवंश के राजा भीमदेव ने बनवाया था मुरहेरा सूर्य मंदिर। और अगर बात करें कामाख्या मंदिर की, तो आप लोग को पता होगा कि ये एक शक्तिपीठ है, जिसका निर्माण असम में 17वीं शताब्दी में किया गया था। कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में है, जो कि 17वीं शताब्दी में किया गया था। मत्स्य विलास प्रहसन के रचयिता कौन हैं? तो वो हैं महेंद्र वर्मन प्रथम। मत्स्य विलास के रचयिता कौन हैं? तो महेंद्र वर्मन प्रथम। देखिए, मत्स्य विलास एक लघु संस्कृत नाटक है। मत्स्य विलास कैसा है? लघु संस्कृत नाटक है। वहीं उनके द्वारा रचित दूसरा नाटक है महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा। ये तो एक मत्स्य विलास प्रहसन लघु नाटक हो गया, और दूसरा है भोगवद जुका। देखिए, मैं लिखता हूँ, ये भा है, भा, भो ग ब द ज
आधा जा मतलब जू, और का लास्ट में है का। तो भोगाबद भोग भोगबद जज्जुक, भोगबद जज्जुक, भोगाबद जज्जुक है। मत विलास प्रहसन एक व्यंग्य रचना है जो अधर्मिक कायापालिका और पशुपति शैवियत पंथ, बौद्ध एवं जैन धर्म के विचित्र पहलुओं को व्यंग करती है। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को तमिल साहित्य का जनक माना जाता है? तो वो माना जाता है अगस्त्यस को। अगस्त्यस को। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को तमिल साहित्य का जनक माना जाता है? तो अगस्त्यस को माना जाता है। आगे 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। 30 नंबर कह रहा है कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो वो है आलमगीरपुर। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। आगे पढ़िए। दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश ने सबसे कम अवधि तक शासन किया? वो कौन था? तो वो था खिलजी वंश। दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश ने सबसे कम अवधि तक शासन किया? दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश ने सबसे कम अवधि तक शासन किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, खिलजी वंश। खिलजी वंश सबसे कम समय तक शासन किया। आगे देखिए। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में उल्लेखित यवन प्रिया संदर्भित करता है? क्या संदर्भित करता है? तो वो संदर्भित करता है काली मिर्च को। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में उल्लेखित यवन प्रिया संदर्भित करता है काली मिर्च को। दारा शिकोह किस सूफी सिलसिले का अनुयायी था? तो दारा शिकोह कादरी सिलसिले का अनुयायी था। दारा शिकोह किसका अनुयायी था? तो कादरी सिलसिले का। देखिए, दारा शिकोह का जन्म अजमेर में हुआ था, जहां ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का वास था, जिससे उसके पिता शाहजहां ने पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की थी। ठीक है। आगे देखिए। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था किनके बीच? तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया तो विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच में तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया। किनके बीच? तो विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच में। देखिए, आप डेट याद रखिएगा, 26 जनवरी 1565। 26 जनवरी 1565 को एक जल विहीन युद्ध था जो विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनतों के बीच लड़ा गया था। कब? 26 जनवरी 1565 ईस्वी को। यह युद्ध विजयनगर के हिंदू राजाओं और दक्कन के बीजापुर, बीदर, अहमदनगर और गोलकुंडा के 4 मुस्लिम सुल्तानों के बीच में हुआ था। ठीक है। चलिए आगे पढ़िए। निम्नलिखित में से किसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? तो वो की हरिहर और बुक्का ने। निम्नलिखित में से किसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? तो हरिहर और बुक्का ने। हरिहर और बुक्का ने। अब 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल सम्राट जिन्होंने अपने साम्राज्य में तंबाकू के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया था, तो वो थे कौन? वो थे जहांगीर। आप लोग को पता होगा कि तंबाकू भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था, जो आम जन के बीच लोकप्रिय हो गया था। यही कारण है कि तंबाकू के हानिकारक प्रभावों को देखते हुए मुगल सम्राट जहांगीर ने 1617 ईस्वी में इसे प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से भक्ति संतों का जन्म का सही कालानुक्रम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, रामानुज, गुरु नानक, चैतन्य, मीराबाई। देखिए, रामानुज का जन्म 1017 में हुआ था। 1017 में रामानुज का जन्म हुआ था। 1017 में रामानुज का जन्म हुआ था। और गुरु नानक का जन्म 1469 में हुआ था। और चैतन्य का जन्म 1486 में हुआ था। और मीराबाई का जन्म 1498 में हुआ था। रामानुज का जन्म 1017 में, गुरु नानक का जन्म 1469 में, चैतन्य का जन्म 1486 में, मीराबाई का जन्म 1498 में। देखिए, रामानुज का मृत्यु 1137 में हुआ था। रामानुज का मृत्यु 1137 में। गुरु नानक का मृत्यु 1539 में हुआ था। 1539 में गुरु नानक का मृत्यु। और चैतन्य का मृत्यु हुआ था 1534 में। 1534 में। और मीराबाई का मृत्यु
1557 में हुआ था, 1557 में। फिर से देख लीजिए, रामानुज का जन्म 1017 में, मृत्यु 1137 में। गुरु नानक का जन्म 1469 में, मृत्यु 1539 में। गुरु नानक का जन्म 1469 में, मृत्यु 1539 में। रामानुज का जन्म 1017 में और मृत्यु 1137 में। चैतन्य का जन्म 1486 में और मृत्यु 1534 में। चैतन्य का जन्म 1486 में और मृत्यु 1534 में। मीराबाई का जन्म 1498 में, मृत्यु 1557 में। गुप्तकालीन साहित्यिक कृति नीतिसार के रचनाकार हैं, कौन हैं? तो वो हैं कामंदक। गुप्तकालीन साहित्य कृति नीतिसार के रचनाकार हैं तो कामंदक। ठीक है। आगे देखिए, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो वो हुआ था 1761 ईस्वी में। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 में हुआ था। दिल्ली के, ये पानीपत पता है कहाँ है? तो दिल्ली के 60 मील दूर स्थित पानीपत में मराठा साम्राज्य की उत्तरी अभियान सेना और अफगानिस्तान के राजा अहमद शाह अब्दाली एवं दो भारतीय मुस्लिम सहयोगियों दोआब के रोहिला अफगान और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के गठबंधन के बीच लड़ा गया था। ठीक है। 40 में देखिए, भारत में तोपों के सर्वप्रथम प्रयोग का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वो दिया जाता है बाबर को। बाबर को ही भारत में तोपों का सर्वप्रथम उपयोग का श्रेय दिया जाता है। पानीपत का पहला युद्ध जो बाबर और लोधी साम्राज्य के सेनाओं के बीच लड़ा गया था, उसमें बाबर ने बारूद, बंदूकों और तोपों का इस्तेमाल किया था, जिसका उपयोग भारत में पहली बार किया गया था। 21 अप्रैल 1526 को, ध्यान दीजिएगा ये डेट, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत नामक छोटे से गांव में शुरू हुआ था यह युद्ध, जिसे अब भारत में के हरियाणा में राज्य में स्थित है। तो 24 अप्रैल 1526 को ही भारत में तोपों का सर्वप्रथम उपयोग किया गया बाबर के द्वारा। प्रशासनिक प्रणाली मनसबदारी मुगल साम्राज्य में शुरू की किसने की? तो ये आप लोग को पता होगा, अकबर द्वारा प्रशासनिक प्रणाली मनसबदारी मुगल साम्राज्य में शुरू की गई थी, अकबर द्वारा 1571 ईस्वी में। कब? 1571 ईस्वी के दौरान मुगल साम्राज्य में अकबर द्वारा शुरू की गई मनसबदारी एक प्रशासनिक प्रणाली थी। कौन सी प्रणाली थी? मनसबदारी प्रशासनिक प्रणाली थी। मनसब, ये जो मनसब है ये अरबी मूल शब्द है, जिसका अर्थ होता है रैंक या पद कह सकते हैं, माने पोस्ट, रैंक या पद है। इस प्रकार मनसबदारी सरकारी अधिकारियों की रैंकिंग की एक प्रणाली थी जो नागरिक और सैन्य कर्तव्यों को निर्धारित करती थी। ठीक है। घोड़े की नाल की आकृति के मेहराब का पहली बार प्रयोग हुआ था, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था अलाई दरवाज़ा में। घोड़े की नाल की आकृति के मेहराब का प्रयोग पहली बार हुआ था अलाई दरवाज़ा में। घोड़े की नाल की आकृति का मेहराब का प्रयोग पहली बार अलाई दरवाज़ा में हुआ था, जो वर्ष 1311 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया एक शानदार प्रवेश द्वार था। यह अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के विस्तार का एक भाग था। जो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद था, उसमें जो विस्तार करके अलाई दरवाज़ा बनवाया गया था, उसी में घोड़े के नाल की आकृति का मेहराब बनाया गया। 43 नंबर कह रहा है कि कौन सा मुगल शासक उसकी कब्र के स्थान के साथ सही सुमेलित नहीं पूछ रहा है? तो जो आंसर ए है ये सही सुमेलित नहीं है। मुगल शासक जहांगीर का मकबरा आगरा में नहीं है दोस्तों, ये है लाहौर में। सही आंसर क्या हो जाएगा? लाहौर। तो जहांगीर का मकबरा लाहौर में, बाबर का मकबरा काबुल में, बाबर का मकबरा काबुल में, अकबर का मकबरा सिकंदरा में, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, जहांगीर का मकबरा लाहौर में, बाबर का मकबरा काबुल में, अकबर का मकबरा सिकंदरा में, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। दिल्ली के किस सुल्तान ने दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना की? तो वो स्थापना की अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने राजस्व एकत्रित करना शुरू किया और इसी के तहत दीवाने मुस्तखराज की विभाग की भी स्थापना की। निम्नलिखित व्यक्तित्वों में से किसे कव्वाली का जनक माना जाता है? तो ये माना जाता है
अमीर खुसरो को निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसे कव्वाली का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को माना जाता है। मूल रूप से कव्वाली का अल्लाह यानी गॉड की प्रशंसा में गाया जाता है। मूल रूप से कव्वाली किसके लिए गाया जाता है? तो अल्लाह की प्रशंसा के लिए। भारत में कव्वाली का आगमन 13वीं शताब्दी के आसपास फारस से हुआ और सूफियों ने अपने संदेश के प्रसार के लिए इसका उपयोग किया। अष्टप्रधान नामक प्रशासनिक व्यवस्था शुरू की गई थी, तो ये शिवाजी के द्वारा शुरू की गई थी। अष्टप्रधान नामक प्रशासनिक व्यवस्था शुरू की गई थी शिवाजी के द्वारा। तो आइए आप लोग को फटाफट आप लोग को 8 गो जो प्रशासनिक व्यवस्था था शिवाजी के द्वारा वो याद करवा देता हूँ, सुन लीजिएगा, एक दो बार हो जाएगा। सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि पेशवा बोला जाता था। अष्टप्रधान में सबसे बड़ा होता था पेशवा। फिर कहलाता था सर ए नौबत या सेनापति। पेशवा सर ए नौबत, पेशवा सर ए नौबत। तीसरा होता था अमात्य या मजूमदार, अमात्य या मजूमदार। पहला पेशवा, दूसरा सर ए नौबत सेना या सेनापति, इसी को कहते थे, सर ए नौबत को ही सेनापति कहते हैं। पेशवा सर ए नौबत सेनापति, अमात्य या मजूमदार, अमात्य या मजूमदार। फिर चौथा होता था बाकनिस मंत्री, बाकनिस या मंत्री, बाकनिस या मंत्री। पांचवा होता था सचिव या मजूमदार, सॉरी सचिव या सूरनबीस, सचिव या सूरनबीस। छठा होता था सुमंत या डबीर, सुमंत या डबीर। सातवां होता था न्यायाधीश, सातवां होता था न्यायाधीश। और आठवां होता था पंडिताराव, आठवां होता था पंडिताराव। अब फिर से सुनिए, पेशवा, पेशवा का होता था कि वित्त एवं समान प्रशासन, और बाद में इसे प्रधानमंत्री का नाम दिया गया, बाद में इसको प्रधानमंत्री का नाम दिया गया। शुरू में पेशवा क्या था? तो वित्त एवं प्रशासन, वित्त एवं सामान्य प्रशासन प्रशासन था। दूसरा सर ए नौबत सेनापति क्या था? तो सैन्य कमांडर था, एक सम्मानजनक पद था सर ए नौबत या सेनापति सैन्य कमांडर था। अमात्य या मजूमदार महालेखाकार को कहा जाता था, अमात्य या मजूमदार महालेखाकार को कहा जाता था। बाकनिस या मंत्री गुप्तचर, डाक और गृहस्थ संबंधी मामले देखता था। बाकनिस या मंत्री क्या होता था? तो गुप्तचर होता था या डाक और गृहस्थ संबंधी मामले देखता था। सचिव या सचिव या सूरनबीस, सूरनबीस क्या करता था? तो पत्र व्यवहार का मामला देखता था। सचिव या सूरनबीस किसका मामला देखता था? तो पत्र व्यवहार का। सुमंत या डबीर क्या करता था? समारोहों का प्रधान था। सुमंत या डबीर किसका प्रधान था? तो समारोहों का। न्यायाधीश का क्या काम करता था? तो मुख्य न्यायाधीश था। और पंडिताराव धर्मार्थ एवं धार्मिक प्रशासन का प्रमुख था। सखी ग्रंथ, अनुराग सागर और बीजक निम्नलिखित में किसकी कृतियां हैं? तो वो है कबीर। सखी ग्रंथ, अनुराग सागर और बीजक किसकी कृतियां हैं? तो कबीर की कृतियां हैं, कबीर की। अगला सवाल देखते हैं कि मध्यकाल के दौरान निम्नलिखित में कौन त्रिपक्षीय संघर्ष के भागीदार नहीं थे? तो वो थे चोल। मध्यकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन त्रिपक्षीय संघर्ष के भागीदार नहीं थे? तो चोल। बाकी राष्ट्रकूट, पाल, गुर्जर, प्रतिहार त्रिपक्षीय संघर्ष के भागीदार थे। 8वीं सदी के दौरान कन्नौज, जो तब संप्रभुता का प्रतीक था, 8वीं सदी के दौरान कन्नौज एक जगह है जो उस वक्त संप्रभुता का प्रतीक था। पर नियंत्रण के लिए कन्नौज पर के लड़ाई के लिए, मैंने कन्नौज को पाने के लिए, कन्नौज पर नियंत्रण के लिए भारत के 3 प्रमुख साम्राज्य पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच संघर्ष होता रहा। पालों का शासन भारत के पूर्वी हिस्सों पर था, जो बंगाल का हिस्सा है ना, उसमें पालों का शासन था। और प्रतिहार पश्चिमी भारत अवंती जालौर के क्षेत्र में था और पर नियंत्रण था। राष्ट्रकूट का शासन भारत के दक्कन क्षेत्र पे था। दक्कन में कौन था? तो राष्ट्रकूट था। जबकि पश्चिम में कौन था? तो अवंती जालौर क्षेत्र था। और पाल भारत के पूर्वी के क्षेत्र में था। कन्नौज पर नियंत्रण के लिए इन 3 राजवंशों के बीच चले संघर्ष को भारतीय इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में जाना जाता है। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे पहले 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था? तो वो हुआ था रोहिणी। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे पहले 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था? तो रोहिणी। देखिए, बिहार में 1857 का विद्रोह 12 जून को रोहिणी कहाँ है?
तो देवगढ़, जो कि अब झारखंड में है। रोहिणी कहाँ है दोस्तों? देवगढ़ में, जो कि अब कहाँ है? झारखंड में, झारखंड में। तो बिहार में 1857 का विद्रोह 12 जून को रोहिणी, देवगढ़ अब झारखंड में है, में 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के मुख्यालय से शुरू हुआ। कौन से? 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के मुख्यालय से। इस विद्रोह में 3 अंग्रेज अधिकारी नामतः लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली, कमांडर मेजर मैकडोनाल्ड और सर्जन डॉक्टर डॉक्टर ग्रांट मारे गए थे। कौन कौन मारे गए थे? तो पहला मारे गए थे लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली, नॉर्मन लेस्ली। दूसरा मारे गए थे मैकडोनाल्ड और तीसरा डॉक्टर ग्रांट मारे गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? तो वो चौसा का युद्ध सम्मिलित नहीं है, क्योंकि चौसा का युद्ध 26 जून 1539 को हुआ था। 26 जून 1539 शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसमें हुमायूं हार जाता है और फरीद अल दीन सार शाह की उपाधि ग्रहण किया। शेर शाह ने जब ये जीता तो उसने फरीद अल दीन सार शाह की उपाधि ग्रहण किया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शेर शाह ने फरीद अल दीन सार शाह की उपाधि कब धारण की? तो 26 जून 1539 को जो चौसा का युद्ध हुआ था, तो हुमायूं को हराने के बाद। ठीक है। और हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में, तालीकोटा का युद्ध 1565 में, तालीकोटा का युद्ध 1565 में, पानीपत का युद्ध 1761 में, पानीपत का युद्ध 1761 में। निम्नलिखित में से किसने गुलरुखी उपनाम का उपयोग किया था? तो किसने किया था? तो ऑप्शन ई में देखिए, आंसर ई कैसे होगा? तो सिकंदर लोदी ने गुलरुखी उपनाम या तखल्लुस से फारसी भाषा में छंदों की रचना की थी। तो इसमें सिकंदर लोदी आंसर में है ही नहीं, इसलिए आंसर तो एक्चुअली में होना चाहिए था सिकंदर लोदी, लेकिन ऑप्शन में है ही नहीं। निम्नलिखित में से किसने गुलरुखी उपनाम का उपयोग किया था? तो सिकंदर लोदी। ठीक है। चलिए एक चीज़ और जान लीजिए, सिकंदर लोदी ही पहले तो याद रख लीजिए कि सिकंदर लोदी कौन था? तो बहलोल लोदी का पुत्र था। और फारसी भाषा में छंदों की जो रचना की थी, तो उसी में गुलरुखी उपनाम या गुलरुखी का दूसरा नाम तखल्लुस था। उसने फारसी भाषा में छंद लिखा था। और उसने 1504 में कौन? सिकंदर लोदी ने आगरा शहर बसाया और अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दिया। ठीक है। ठीक है, आगे सुनिए। वह गुजरात के महमूद बेगड़ा और मेवाड़ के राजा राणा सांगा का समकालीन भी था। और सिकंदर लोदी ने एक बहुत अच्छा काम किया था कि माप की इकाई शुरू की थी, जिसे गजे सिकंदरी कहा जाता था। गजे सिकंदरी इसी ने चालू किया था। नागरकोट के प्रसिद्ध ज्वालामुखी मंदिर को उसने ही नष्ट किया था। क्या क्या सिकंदर लोदी के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार फिर से सुनेंगे और समझेंगे। सिकंदर लोदी जिसने कि जो शासक रहा था 1489 से 1517 के बीच में, मतलब 28 साल तक रहा था। उसने गुलरुखी उपनाम या गुलरुखी को ही तखल्लुस से फारसी भाषा में छंदों की रचना की थी। ये सिकंदर लोदी बहलोल लोदी का पुत्र था और उसके मूल नाम निजाम खान था। सिकंदर लोदी का मूल नाम क्या था? तो निजाम खान था। उसने 1504 में आगरा शहर बसाया और अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दिया। वह गुजरात के महमूद बेगड़ा और मेवाड़ के राणा सांगा का समकालीन था। किसके समकालीन था? गुजरात के महमूद बेगड़ा और मेवाड़ के राणा सांगा के समकालीन। माप की इकाई भी शुरू किया था, जिसे गजे सिकंदरी कहा जाता है। माप की इकाई शुरू किया, जिसे गजे सिकंदरी कहा गया। और एक बात और बता दूं कि नागरकोट के प्रसिद्ध ज्वालामुखी मंदिर उसी ने नष्ट किया था। उसने लहजत ए सिकंदरी नामक एक पुस्तक लिखी। एक और किताब का नाम लिखे, याद रखेंगे, लहजत ए सिकंदरी नाम का एक पुस्तक भी लिखा था। उसने दिल्ली में अपने पिता यानी बहलोल लोदी का समाधि भी बनवाया था। 1517 में बीमारी के कारण इसका निधन हो गया। निम्नलिखित में से किसने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कोल्हुआ में एक सिंह स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो अशोक। निम्नलिखित में से किसने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में कोल्हुआ में एक सिंह स्तंभ का निर्माण करवाया था? अशोक। इन विद्रोहियों को सही कालानुक्रम सजाने कह रहा है। तो ये इसका आंसर डी होने वाला है। ये वाला दिखाता हूँ। नूनिया भूमिज लोटा टाना भगत, ये सब के सब हमारे बिहार के ही आंदोलन हैं। हम इन सारे विद्रोहों को अच्छे से
जो दृष्टि में दिया गया है ये चार को हम वो पढ़ के सुना देते हैं, आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब जो हिस्ट्री का मॉडर्न हिस्ट्री और बिहार स्पेशल का जो हिस्ट्री होगा मैं उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से करवाऊंगा। बाकी एंसेट मेडाइवल को उतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है इसलिए नहीं करवाऊंगा उसका। तो आइए अब हम लोग आप लोग को बता देते हैं कि नोनिया भूमिज लोटा टाना भगत आंदोलन के बारे में। तो सबसे पहले नोनिया के बारे में सुनिए। नोनिया 1770 से 1800 ईस्वी, डेट भी याद रखते चलिएगा कब से कब तक कहानी है। तो नोनिया विद्रोह हुआ था 1770 से 1800 ईस्वी में बिहार के उन स्थानों पर उभरा जहां सोरे का उत्पादन किया जाता था। बिहार के हाजीपुर, तो सोरे का उत्पादन समझ लीजिए बिहार में कहाँ कहाँ होता था, तो हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया क्षेत्रों में। हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया के क्षेत्रों में नोनिया नामक जाति द्वारा सोरे का उत्पादन किया जाता था। सोरे का इस्तेमाल मुख्य रूप से विस्फोटकों के उत्पादन में किया जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन समूहों को शोषण किया जिसके कारण इन लोगों ने खुद को विद्रोही समूह में संगठित कर लिया। समझ गए। नोनिया विद्रोह मेनली रूप से इसका जो क्षेत्र रहा था वो क्या रहा था, हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया के क्षेत्रों में। और नोनिया कौन लोग थे, तो सोरे का उत्पादन जो लोग करते थे जिन स्थानों पर, तो वहाँ पे जो लोग उत्पादन करते थे उन्हीं को नोनिया कहा जाता था। 1770 से 1800 ईस्वी के बीच में इसका आंदोलन हुआ था। अब सुन लीजिए भूमि विद्रोह के बारे में। ये विद्रोह 26 अप्रैल 1832 को तब शुरू हुआ जब बीरभूम के दीवान की हत्या कर दी गई। गंगा नारायण सिंह ने एक महत्वपूर्ण निभाई। तो पूछेगा कि भूमि विद्रोह के नेतृत्व में कौन किए थे, तो गंगा नारायण सिंह। किनके मरने पर, तो 26 अप्रैल 1832 को बीरभूम के दीवान की हत्या हो गई थी। परंतु 7 फरवरी 1833 को ठाकुर चेतन सिंह द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। विद्रोह का मुख्य प्रभाव सिंहभूम और बीरभूम में था। इस विद्रोह का मुख्य कारण अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व में वृद्धि करना था। भूमिज 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 विद्रोह का मुख्य कारण क्या था, तो अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व को वृद्धि करना। और ये इसका क्षेत्र कहाँ हुआ था, तो सिंहभूम और बीरभूम में। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो गंगा नारायण सिंह, याद रखना है। अब सुनिए लोटा विद्रोह की शुरुआत आरा और मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा की गई। दो जेल में हुआ था, आरा में और मुजफ्फरपुर के जेल में। तो वर्ष 1856 में ब्रिटिश सरकार ने पीतल के बर्तन को, माने पीतल का जो लोटा होता था उसको वापस लेके मिट्टी के बर्तनों का प्रचलन लाने का फैसला लिया। इस फैसले ने कैदियों की धार्मिक भावनाओं पर प्रहार किया क्योंकि पीतल उनकी धार्मिक संवेदनाओं से जुड़ा था। नतीजन शहर के लोगों की एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई और जेलों पर हमला कर दिया। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने अपने आदेश वापस लिए और फिर से पीतल के बर्तन का उपयोग करने का अनुमति दे दी। कहाँ के जेल वाले ने, तो आरा और मुजफ्फरपुर के जेल वालों ने। कब, 1856 में, याद रखिएगा। किस लिए, तो पीतल का लोटा छीन के, मतलब हटा के मिट्टी का लोटा दे दिया गया था, फिर वापस दिया गया। एक और है टाना भगत के बारे में भी अब जान लीजिए थोड़ा सा। टाना भगत उराव जाति का ये आंदोलन है। कौन सा जनजाति, तो उराव जनजाति का आंदोलन है जो कि 1914 ईस्वी में छोटा नागपुर कहाँ है पता ही होगा, झारखंड में। तो छोटा नागपुर के उराव के मध्य इस आंदोलन की शुरुआत हुई। यह आंदोलन अनिवार्य रूप से धार्मिक था और बिरसा आंदोलन का विस्तार माना जाता था। यात्रा भगत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। बलराम भगत, भिखू भगत और शिबू भगत आदि अन्य नेता इसमें शामिल थे। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्व करने वाले अपने नेताओं के साथ सुमेलित नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है, इसका आंसर ये हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका आंसर आप देख लीजिए, हम आपको पूरा इसमें कंप्लीट याद करवा देते हैं। देखिए, रोहतास में अमर सिंह थे, ये बात सही है। रोहतास से कौन थे, जब बिहार में 1857 का विद्रोह हुआ तो उस वक्त रोहतास के तरफ से जो नेतृत्व किए थे तो अमर सिंह ने किए थे। और नवादा से नाना सिंह और हैदर अली ने नवादा से नाना सिंह और हैदर अली सिंह ने। रोहतास से अमर सिंह। जगदीशपुर से कुंवर सिंह और अमर सिंह, ये वाला गलत है, सम्मिलित नहीं पूछ रहा है, ये भी गलत है। और छपरा से मोहम्मद हुसैन खां। जगदीशपुर और छपरा गलत है, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा। आपको हम कुछ शहरों का और वहाँ के नेतृत्वकर्ता याद कराते हैं। रोहतास से तो आप याद रखेंगे अमर सिंह, नवादा से नाना सिंह और हैदर अली सिंह, जगदीशपुर से हेतम सिंह नहीं
नहीं होगा, बल्कि जगदीशपुर से, आप लोग को पता है, कुंवर सिंह और अमर सिंह, कुंवर सिंह और अमर सिंह जगदीशपुर से। और छपरा से अहमद अली खान नहीं होंगे, बल्कि छपरा से मोहम्मद हुसैन खां, याद रखिए। छपरा से कौन? मोहम्मद हुसैन खां। अरबल, अरबल से आप याद रखिए हेतम सिंह, हेतम सिंह, ये जो हेतम सिंह हैं वो अरबल से नेतृत्व किए थे। अरबल से कौन किए थे? तो हेतम सिंह। और राजगीर, राजगीर से आप याद रखिए कि मेहदी अली हसन, हुक्कू सिंह और मुनुक सिंह ने, राजगीर से मेहदी अली हसन, हुक्कू सिंह और मुनकू सिंह ने। जहानाबाद से याद रखिए अहमद अली खान, ये जो अहमद अली खान देख रहे हैं वो जहानाबाद से लड़े थे, नेतृत्व किए थे। अहमद अली खान, अहमद अली खान कहाँ से? जहानाबाद से। पटना से पीर अली खान और अली करीम, पटना से कौन थे? तो पीर अली खान और अली करीम, अली करीम। चलिए लब देखते हैं ये वाला। लियाकत अली ने किस स्थान पर 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर होगा इलाहाबाद। इलाहाबाद से लियाकत अली ने किया था। सुनिए, 1857 का विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध संगठित प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति था। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन बाद में इसे जनता की भागीदारी भी समाप्त हुआ था। अब सुनिए, मैं एक चार्ट याद करवाता हूँ, उस चार्ट को आप अच्छे से देखेंगे और याद करेंगे, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न बनने के चांसेस रहते हैं, अक्सर बने रहते हैं, क्योंकि ये मॉडर्न हिस्ट्री का है तो इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा ही। आप कुछ शहर यहाँ पे लिखता हूँ, ये लिखता हूँ दिल्ली, दिल्ली का मतलब, डी का मतलब समझ जाएंगे दिल्ली, एल का मतलब आप समझेंगे लखनऊ, के का मतलब समझेंगे कानपुर, कानपुर, और जे और एंड एच, जे एंड जी डालूँ तो समझ जाइएगा झांसी है और ग्वालियर, झांसी एंड ग्वालियर। फिर से सुनिए, शुरू में दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी और ग्वालियर, और लास्ट में अभी लिख रहा हूँ बरेली। इसके बाद अब दो और याद करवा दूंगा, दो और याद करवा दूंगा। कहाँ कहाँ मैंने अभी याद करवाया? दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी और ग्वालियर, और ये बी बोले तो बरेली। देखिए, दिल्ली से जो नेतृत्व करता थे, दिल्ली से जो नेतृत्व करता थे वो थे बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। वो कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय। दिल्ली से नेतृत्व करता बहादुर शाह द्वितीय। और हजरत महल लखनऊ से थी, बेगम हजरत महल लखनऊ से थी। कानपुर से लक्ष्मी नाना साहब थे, कानपुर से कौन थे? नाना साहब। और झांसी और ग्वालियर से थे लक्ष्मीबाई और तात्या तोपे, लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे थे। कहाँ से? झांसी और ग्वालियर से, झांसी से लक्ष्मीबाई और ग्वालियर से तात्या तोपे। बरेली से थे खान बहादुर खान, खान बहादुर खान, खान बहादुर खान। फिर से देखिए कौन कौन नेतृत्व थे? दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय, और लखनऊ से बेगम हजरत महल, दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय, लखनऊ से बेगम हजरत महल, और कानपुर से नाना साहब, कानपुर से नाना साहब, झांसी से थे लक्ष्मीबाई, और ग्वालियर से थे तात्या तोपे, और बरेली से खान बहादुर खान थे। अब देखिए, दिल्ली में जो दबाने गया ब्रिटिश विद्रोह दमन करता थे वो थे निकोलसन, जॉन निकोलसन थे दिल्ली में, जॉन निकोलसन थे दिल्ली में। और लखनऊ में जो थे, ला से लखनऊ, ला से लॉरेंस, ला से लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस ने विद्रोह का दमन किया लखनऊ में। और कानपुर में कैंपबेल, के से कैंपबेल और के से कानपुर, के से कैंपबेल और के से कानपुर, कैंपबेल ने दमन किया कानपुर के, लॉरेंस ने दमन किया लखनऊ, और निकोलसन ने दमन किया दिल्ली को, और झांसी और ग्वालियर को जनरल ह्यूरोज ने किया, ह्यूरोज ने झांसी और ग्वालियर का में दमन किया, और कैंपबेल ने बरेली में भी किया। बरेली और दिल्ली एक्चुअली में थोड़ा पास पास में है, इसीलिए कैंपबेल ने कहाँ पे किया? तो बरेली में किया, दमन किया। अब दो गो और शहर याद रखिए, एक तो इलाहाबाद और बनारस, एक इलाहाबाद और बनारस याद रखिए, इलाहाबाद और बनारस, इलाहाबाद और बनारस। और दूसरा बिहार, दूसरा बिहार। तो आप लोग को पता होगा बिहार में कुंवर सिंह ने नेतृत्व किए थे, और यहाँ विलियम टेलर ने विद्रोह का दमन किया। तो बिहार तो हो गया, बिहार से नेतृत्व करता कुंवर सिंह और दमन करता विलियम टेलर। और यहाँ इलाहाबाद और बनारस में मौलवी लियाकत अली थे, लियाकत अली थे। और जो यहाँ पे
विद्रोह के दमन करता थे वो कर्नल ऑनसेल थे। ऑनसेल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बढ़िया से, ऑनसेल, रुक जाइए, ऑनसेल, ऑनसेल थे, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन मोहरों द्वारा भी चित्रित नहीं किया गया? निम्नलिखित में से किसे हड़प्पा कालीन मोहरों द्वारा चित्रित नहीं किया गया? तो आंसर हो जाएगा ई। हड़प्पा से प्राप्त मोहरें हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में उपयोगी जानकारी प्रदान करती है। ये मोहरें सेलखड़ी पत्थर, टेराकोटा और तांबे से बनी हुई है। कुछ मोहरों पर मानव अथवा पशुओं की आकृतियाँ उत्कीर्ण हैं। अधिकांश मोहरें पर वास्तविक जानवरों की आकृतियाँ बनी हुई है, जबकि कुछ पर पौराणिक कथाओं में वर्णित ये जानवरों की आकृति बनी हुई है। ये मोहरें आकार में आयताकार, गोलाकार या बेलनाकार भी हैं। मोहरों पर एक चित्रात्मक लिपि खुदी हुई है। अधिकांश मोहरों में पीछे की तरफ एक घुंडी होती है जिसमें एक छेद होता है। ऐसा माना जाता है कि इन मोहरों का उपयोग विभिन्न व्यापारिक संघों द्वारा मुद्रांकन का प्रयोजन के लिए किया जाता था। इन मुद्राओं गर्दन या बांह में पहना भी जाता था। तो इसका आंसर इसीलिए उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन मोहरों द्वारा चित्रित नहीं किया गया है? तो आंसर ई हो जाएगा। आगे पढ़िए। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। आप लोग को पता होगा कि बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव द्वारा शुरू की गई थी। दोहरी सरकार का अर्थ है प्रशासन की दोहरी प्रणाली। इस प्रणाली के तहत बंगाल के प्रशासन को दो भागों में निजामत और दीवानी में विभाजित कर दिया गया, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के लिए सर्वदलीय बैठक का नेतृत्व किया था? तो अनुराग नारायण सिंह ने। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार करने के लिए सर्वदलीय बैठक का नेतृत्व किया था। साइमन कमीशन ब्रिटेन के 7 संतों का एक समूह था जिन्हें 1928 में संवैधानिक सुधारों के अध्ययन करने और सरकार की सिफारिश करने के उद्देश्य से भारत भेजा गया था। आयोग के मूल रूप से भारतीय वैधानिक आयोग का नाम दिया गया था। आयोग के अध्यक्ष सर जॉन साइमन नाम पर यह साइमन आयोग के नाम से लिया गया था। आयोग 12 दिसंबर 1928 को पटना और 24 दिसंबर को रांची पहुंचा था। 12 दिसंबर को 1928 में पटना में और 24 दिसंबर को रांची पहुंचा था। इन दोनों जगहों पर इसका बहिष्कार किया गया था। और आप लोग को पता होगा कि अनुराग नारायण सिन्हा के नेतृत्व में एक सर्वदलीय बैठक भी किया गया था। अब देखते हैं अगला सवाल 59। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो वो था लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन। असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का कारण क्या था? तो वो कारण था चौरी चौरा कांड। असहयोग आंदोलन जो कि 1 अगस्त 1920 को, कब? 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। यह समूह कब किया गया था शुरू? तो 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन शुरुआत करने का क्या क्या कारण था? तो पहला कारण तो था कि जलियांवाला बाग नरसंहार और इसके परिणाम स्वरूप पंजाब में अशांति फैला हुआ था और जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। और दूसरा कारण था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से असंतोष, जो उस वक्त 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था उससे असंतोष थे। तीसरा रॉलेट एक्ट भी एक कारण था। चौथा खिलाफत आंदोलन था। रॉलेट एक्ट कारण था, खिलाफत आंदोलन हो गया था उसी वक्त, जो मुसलमानों के बीच में खिलाफत हुआ था खलीफाओं के खिलाफ, वो एक आंदोलन था। रॉलेट एक्ट हो गया था और मॉन्टेग्यू एंड चेम्सफोर्ड में सुधार में असंतोष था और जालियांवाला हत्याकांड हो गया था। इसके स्थगित के कारण क्या थे? जो सुन लीजिए, ये भी सुनना इंपॉर्टेंट है। असहयोग आंदोलन को स्थगित करने के क्या कारण थे? स्थगित हुआ था 5 फरवरी 1922 में कांग्रेस खिलाफत आंदोलन का एक जुलूस उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर निकला था। कुछ पुलिसकर्मियों के व्यवहार से चिढ़कर भीड़ की एक हिस्से द्वारा उन पर हमला कर दिया गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने निहत्थे जुलूस पर गोलियां चला दी। इससे उत्तेजित होकर पूरे जुलूस ने ही पुलिसकर्मियों
पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया और जब पुलिसकर्मी थाने के अंदर छिपने गए तो भीड़ ने इमारत में आग लगा दी। भागने के प्रयास कर रहे पुलिसकर्मियों को पकड़कर आग में झोंक दिया गया। चौरी चौरा की इसी घटना में 22 पुलिसकर्मी मारे गए। तो पूरा कहानी समझ में आ गया, क्या कहानी था? एक बार और कहानी सुनिएगा, ये वाला 5 फरवरी 1922 वाला, ताकि आप लोग को याद रहे। देखिए क्या हुआ था। कांग्रेस खिलाफत आंदोलन का एक जुलूस उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर निकाला गया था। कुछ पुलिसकर्मियों के व्यवहार से चिढ़कर भीड़ के एक हिस्से द्वारा उन पर हमला कर दिया गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने निहत्थे जुलूस पर गोलियां चला दी। इससे उत्तेजित होकर पूरे जुलूस ने ही पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया और जब पुलिसकर्मी थाने के अंदर छिपने गए तो भीड़ ने इमारत में आग लगा दी। भागने के प्रयास कर रहे पुलिसकर्मियों को पकड़कर आग में झोंक दिया। चौरी चौरी इस घटना में 22 पुलिसकर्मी मारे गए। अब सुनिए, ये तो हो गया घटना। जैसे ये घटना हुआ तो महात्मा गांधी चौरी चौरा कांड की खबर से अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया क्योंकि इसने अहिंसा की उस कठोर शर्त का उल्लंघन किया था जिससे उन्होंने सविनय अवज्ञा चरण की शुभारंभ और असहयोग आंदोलन को बनाए रखने के लिए निर्धारित किया था। इस प्रकार 12 फरवरी, ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। कब? तो 12 फरवरी 1922 को, 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। 1883 में जब इल्बर्ट बिल प्रस्तुत किया गया उस समय वायसराय कौन था? तो उस वक्त वायसराय लॉर्ड रिपन था। 1883 में जब इल्बर्ट बिल प्रस्तुत किया गया उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड रिपन। इल्बर्ट बिल एक विधायी अधिनियम था जिसे 1883 में वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल द्वारा लाया गया था। ठीक है। सुन लीजिए पूरा कहानी, क्योंकि ये मॉडर्न हिस्ट्री है तो मॉडर्न हिस्ट्री के सारे कहानी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इसके लिए अब आपको अलग से नहीं पढ़ना होगा। इस दृष्टि पब्लिकेशन में अच्छे से पूरा डिटेल में बताया गया है। तो सुनिए, वायसराय थी इल्बर्ट बिल एक विधायी अधिनियम था जिसे 1883 में वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान लाया गया और इस बिल को सर C.P. इल्बर्ट ने तैयार किया था। किसने? सर C.P. इल्बर्ट ने तैयार किया था। इस बिल द्वारा भारतीय न्यायाधीशों को उस मामलों को सुनवाई करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया जिनमें यूरोपीय नागरिक भी शामिल होते थे। गौरतलब है कि इसमें पहले यूरोपीय व्यक्तियों से संबंधित मामलों की सुनवाई केवल यूरोपीय न्यायाधीश ही करते थे। मतलब कि पहले अगर यूरोप का कोई भी व्यक्ति को कोई केस होता था उस पर, तो उसकी सुनवाई केवल यूरोपीय न्यायाधीश कर सकते थे। लेकिन C.P. इल्बर्ट ने जो एक बिल तैयार किया, इसमें क्या था? इल्बर्ट ने जो बिल तैयार किया इसमें यह था कि अगर यूरोप का व्यक्ति है तो वो उसकी केस की सुनवाई भारतीय जज भी सुना करते थे। आगे सुनिए, अब आ गए वायसराय रिपन, जो वास्तव में भारतीय दंड संहिता से नस्लीय पूर्वाग्रह को समाप्त करना चाहते थे। वायसराय रिपन क्या चाहते थे? कि भारतीय दंड संहिता से नस्लीय पूर्वाग्रह को समाप्त करना चाहते थे। पहले तो पूर्वाग्रह यही नहीं था कि यूरोपीय लोगों पर केस हुआ तो यूरोप के जज ही सुनवाई करेंगे केस को, तो इस पूर्वाग्रह को समाप्त करना चाहते थे। देश में मौजूद कानूनों के लिए संशोधन का प्रस्ताव रखा और भारतीय न्यायाधीशों एवं मजिस्ट्रेटों को जिला स्तर पर आपराधिक मामलों में ब्रिटिश अपराधियों को सुनवाई करने के लिए अधिकार क्षेत्र की अनुमति प्रदान की जिसे पहले अनुमति नहीं प्राप्त थी। परिणाम स्वरूप जैसे ऐसा हुआ तो भारत में रहने वाले यूरोपियों ने इस अपमान के रूप में देखा और बिल को लाए जाने पर ब्रिटेन के साथ साथ भारत में तीव्र विरोध हुआ। इस प्रकार इसे तब वापस ले लिया गया। लेकिन 1884 में, तब तो वापस ले लिया गया 1883 में, लेकिन 1884 में इसे अत्यधिक समझौते के साथ पुनः लाया गया और अधिनियमित किया गया। संशोधित इल्बर्ट बिल 25 जनवरी, फिर सब मिला के 25 जनवरी 1884 को आपराधिक प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1884 के रूप में पारित किया गया। यह 1 मई 1884 को लागू हो गया। ठीक है, फिर से सुन लीजिए ये वाला लास्ट लाइन। जब पूरा बढ़िया से कंप्लीट बन गया, मैंने जो भी घटनाएं हुआ, घटना घटने के बाद जब बन गया, तो उस संशोधित इल्बर्ट बिल को 25 जनवरी, कब? 25 जनवरी 1884 को क्या? आपराधिक प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1884 के रूप में पारित किया गया। फिर फाइनली 1 मई 1884 को लागू कर दिया गया। साफाहोर आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू हुआ? तो वो शुरू हुआ था 1868। साफाहोर आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1868।
इसे खेरबार आंदोलन भी कहा जाता है। साफाहोर आंदोलन को खेरबार आंदोलन भी कहा जाता है। खेरबार आंदोलन भी कहा जाता है। भागीरथी मांझी के नेतृत्व में ये आंदोलन शुरू हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो भागीरथी मांझी। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध निम्नलिखित में से किस वर्ष में लगाया गया था? तो वो लगाया गया था वो 1829। आप लोग को पता होगा कि भारत में सती प्रथा का प्रतिबंध निम्नलिखित में से किस वर्ष लगाया गया? तो 1829। हाँ इस देखिए फिर से सुन लीजिए थोड़ा सा क्या क्या है। तो वर्ष 1828 में भारत के गवर्नर जनरल बने लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा, बहु विवाह, बाल विवाह और कन्या भ्रूण हत्या जैसी कई प्रचलित सामाजिक बुराइयों का अंत करने में राजा राम मोहन राय की मदद की थी। कब से? 1828 से ही मदद कर रहे थे। इसका आंसर हो जाएगा भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध निम्नलिखित किस वर्ष में लगाया गया था? तो 1829 में। चोल प्रशासनिक प्रणाली का सबसे अद्वितीय विशेषता क्या थी? तो वो थी ग्रामीण स्वायत्तता। चोल देश या चोल मंडलम कावेरी नदी की उपजाऊ घाटी में कोरमंडल तट के पास था। इसकी सबसे प्राचीन राजधानी उरैयूर तमिलनाडु में थी। चोल वंश की सबसे पुरानी राजधानी क्या थी? तो उरैयूर जो कि तमिलनाडु में थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 का विद्रोह शुरू हुआ। 1857 का विद्रोह शुरू हुआ कब शुरू हुआ? तो ये आपको याद रखना है, 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ, जहाँ तीसरे सैनिक ने नए कारतूस को छूने से इनकार कर दिया और अधिकारियों के खिलाफ स्पष्ट रूप से विद्रोह का ऐलान कर दिया। ठीक है, कब? तो 10 मई 1857 को। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार के लिए भारत आने वाला यूरोपीय का सही क्रम है? तो ये सही क्रम क्या है? तो सी, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। PDEF याद रखिए, PDEF। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। निम्नलिखित में से कौन नेहरू रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने वाली समिति के सदस्य नहीं थे? तो वो कौन नहीं थे? तो वो इसका आंसर ई होगा। देखिए आंसर पढ़िए। फरवरी 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति का गठन किया। ये कब किया और कौन नेतृत्व करता थे? तो 1928 में हुआ और अध्यक्षता किए थे मोतीलाल नेहरू ने। इस समिति के सदस्य थे तेज बहादुर सप्रू। कौन कौन थे? तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस भी थे और MS अने थे। मंगल सिंह सुभाष चंद्र बोस मंगल सिंह थे और अली इमाम भी थे और सुएब कुरैशी और GR प्रधान थे। तो सुएब कुरैशी और GR प्रधान थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल कहीं नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस थे और मंगल सिंह थे, अली इमाम थे, सुएब कुरैशी और GR प्रधान थे। रिपोर्ट में स्वशासित डोमिनियन जैसे सरकार के स्वरूप के तर्ज पर भारत के लिए डोमिनियन स्थिति की सिफारिश की गई थी। रिपोर्ट में 19 मूल अधिकारों का भी सुझाव दिया गया, जिसमें महिलाओं के लिए समान अधिकार, यूनियनों के गठन का अधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार शामिल थे। मौर्य काल में सीता शब्द का अर्थ क्या था? सीता शब्द का अर्थ मौर्य काल में राजकीय भूमि से एकत्र राजस्व से था। सीताध्यक्ष राजकीय भूमि के रखरखाव के लिए उत्तरदायी व्यक्ति हुआ करते थे। मौर्य काल में सीता शब्द का अर्थ क्या था? तो राजकीय भूमि से राजस्व। जेम्स अगस्टस हिक्की नामक एक आयरिश व्यक्ति द्वारा भारत में शुरू किया गया पहला समाचार पत्र था, वो कौन था? तो वो था बंगाल गजट। 1780 की कहानी है कि विश्व भर में स्वतंत्र विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में जेम्स ऑगस्टस हिक्की नामक एक आयरिश व्यक्ति ने बंगाल गजट नामक भारत में पहला मुद्रित समाचार पत्र प्रकाशित किया। यह 4 पेज का साप्ताहिक पत्र था, जिसकी कीमत 1 रुपया थी। यह 2 वर्ष तक प्रकाशित किया गया था। हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर
1970। निम्नलिखित में से कौन से युग में सुमेलित नहीं है? कौन से युग में सुमेलित है नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ई। देखिए, ब्राह्मण समाज की स्थापना आप लोग को पता होगा। ब्राह्मण समाज की स्थापना आप लोग को पता होगा 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। ब्राह्मण समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। बाद में 1866 में ब्राह्मण समाज दो भागों में विभाजित हो गया। 1828 में, ये डेट याद रखिए, एक 1828, एक 1866। 1828 में राजा राम मोहन ने ब्राह्मण समाज की स्थापना की और 1866 में ब्राह्मण समाज दो भागों में विभाजित हो गया। पहला भाग था जो देवेंद्र नाथ टैगोर के तहत आदि ब्राह्मण समाज, और दूसरा भारत वर्षीय ब्राह्मण समाज बना, जिसका नेतृत्व केशव चंद्र सेन था। याद रखिए, फिर से मैं समझाता हूँ। 1866 में दो भाग में बट गया। पहला भाग जो था आदि ब्राह्मण समाज था। क्या था? आदि ब्राह्मण समाज। और दूसरा था भारत वर्षीय ब्राह्मण समाज। दूसरा क्या था? भारत वर्षीय ब्राह्मण समाज। भारत वर्षीय ब्राह्मण समाज। आदि समाज के ब्राह्मण समाज के जो मतलब उसके नेतृत्व करता थे वो देवेंद्र नाथ टैगोर थे। देवेंद्र नाथ टैगोर थे। देवेंद्र नाथ टैगोर किसके थे? तो आदि ब्राह्मण समाज के। भारत वर्षीय ब्राह्मण समाज के नेतृत्व थे केशव चंद्र सेन। भारत वर्षीय ब्राह्मण समाज के नेतृत्व थे केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन। ठीक है ना? आगे सुनिए, केशव चंद्र सेन। फिर सुनिए कि सर्वेंट्स ऑफ, अब इसके बारे में, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में किए थे। सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी की स्थापना कब? तो 1905 में। किसने? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। इसका उद्देश्य क्या था? तो विभिन्न जातीय एवं धर्मों के भारतीयों को कल्याणकारी कार्यों के लिए एकजुट करना था। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में भी जाना जाता है। फिर से सुनिएगा, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में किया था। इसका उद्देश्य था कि विभिन्न जाति एवं धर्मों के भारतीयों को कल्याणकारी कार्यों के लिए एकजुट करना था। अब तत्वबोधिनी सभा के बारे में जान लीजिए। तत्वबोधिनी सभा का स्थापना 1839 में। कब? 1839 में। 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर। किसने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की? तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय के विचारों को दूरस्थ स्थानों तक फैलाने के लिए किया गया था। मतलब तत्वबोधिनी सभा ने एक्चुअली में तो 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया, लेकिन किसके मतलब मार्गदर्शन से? तो राजा राम मोहन राय के सोच का इस्तेमाल किया गया था। अब सुनिए सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में किया गया। 1873 में किया गया। 1873 में किया गया, ज्योतिबा फूले ने किया। इन्होंने गुलामगिरी नाम की एक पुस्तक भी लिखी। ज्योतिबा फूले ने एक किताब गुलामगिरी लिखा था। गुलामगिरी एक का किताब किसने लिखे? तो ज्योतिबा फूले ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा फूले ने। और कब किए? तो 1873 में। कब किए? तो 1873 में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य में रामोसी कृंतक जत्था का गठन किया गया था? तो वो किया गया था महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किस राज्य में रामोसी कृंतक जत्था का गठन किया गया था? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। रामोसी कृंतक जत्था का गठन महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। रामोसी कृंतक जत्था का गठन किसने किया? तो वासुदेव बलवंत फड़के ने। कब से कब तक? तो 1845 से 83 तक ये जीवित रहे थे वासुदेव। सॉरी, ये डेट को आप मत याद रखिए, ये डेट को छोड़ दीजिए। आप बस खाली इतना याद रखिए कि रामोसी कृंतक जत्था का गठन महाराष्ट्र के वासुदेव बलवंत फड़के ने किया। उन्होंने रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित किया और उन्हें एक लड़ाकू सेना में बदल दिया। फड़के को गिरफ्तार कर लिया गया और आजीवन कारावास की सजा दी गई। अंग्रेजों के विरुद्ध भूख हड़ताल करते हुए वर्ष 1883 में उनकी मृत्यु हो गई। तो इतनी बातें आप लोग को याद हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ निम्नलिखित में से किसने राजतरंगिणी नामक पुस्तक की रचना की थी? तो वो पुस्तक की रचना की थी कल्हण ने। तो आपको याद होगा कि 1148 में कश्मीरी ब्राह्मण कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी प्रारंभिक भारत का एक ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। इसे संस्कृत में लिखा गया था। ठीक है ना? निम्नलिखित में से किसने राजतरंगिणी नामक पुस्तक लिखी? तो कल्हण ने। अगला सवाल, राजा राम मोहन राय के विषय में कौन सा कथन सही नहीं पूछ रहा है कि माने कौन सही नहीं है? तो देखिए,
इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। इनकी मृत्यु हैजा से नहीं हुई थी। राजा राम मोहन राय की मृत्यु हैजा से नहीं हुई थी। बाकी ये तीनों ही सही हैं। आप एक बार फिर से सुनेंगे। राजा राम मोहन राय का 18वीं और 19वीं शताब्दी में भारत में उल्लेखनीय सुधार कार्यों के लिए आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण को अग्रणी माना जाता है। इन्हें आधुनिक भारत के जनक और बंगाल पुनर्जागरण के जनक के रूप में भी जाना जाता है। इन्हें आधुनिक भारत के जनक और बंगाल पुनर्जागरण के जनक के रूप में भी जाना जाता है। इनका जन्म, राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को हुआ था। 22 मई 1772 को जन्म बंगाली हिंदू परिवार में हुआ था। राजा राम मोहन राय स्वतंत्र भाषण एवं अभिव्यक्ति के समर्थक थे। इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ा। इन्होंने देखिए फारसी में मिरातुल अखबार समाचार का आईना प्रकाशित किया और बांग्ला साप्ताहिक संवाद कौमुदी बुद्धि का चांद नामक समाचार पत्र की प्रकाशित किया। मिरातुल अखबार और संवाद कौमुदी जैसे समाचार पत्र प्रकाशित किए। मिरातुल अखबार का मतलब होता है समाचार का आईना, और बंगाल साप्ताहिक जो संवाद कौमुदी है इसका मतलब होता है बुद्धि का चांद। इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। उन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की। आत्मीय सभा को ब्रह्मा सभा के रूप में पुनर्गठित किया गया, जो ब्रह्म समाज का एक पूर्ववर्ती संगठन था। यूनाइटेड किंगडम की यात्रा, अब इनकी मौत के बारे में जान लीजिए। इनकी मौत कैसे और कहाँ हुई, तो याद रखिए कि यूनाइटेड किंगडम की यात्रा के दौरान 27 सितंबर, कब? 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल के स्टापलेटोन में मेनिनजाइटिस यानी मस्तिष्क ज्वर से उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्हें ब्रिस्टल में अरनोस वेले कब्रिस्तान में दफनाया गया था। हाल ही में ब्रिटिश सरकार ने राजा राम मोहन राय की याद में ब्रिस्टल में एक सड़क का नाम राजा राम मोहन राय मार्ग रखा गया। राजा राम मोहन राय मार्ग को रखा गया। वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौट चलो का नारा दिया था। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जागरण का जनक कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के बीच का पुल, आधुनिक भारत का जनक, पहला आधुनिक मनुष्य, सयुगत आदि कहा जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने मेहरौली लौह स्तंभ की स्थापना की थी? तो किसने की थी? तो वो की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। निम्नलिखित में से किसने महरौली लौह स्तंभ की स्थापना की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी बेलगांव अधिवेशन 1924 में। बेलगांव अधिवेशन 1924 में। इसमें महात्मा गांधी ने पहली बार और आखिरी बार कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। निम्नलिखित नेताओं में से किसे कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया था? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। इनको कभी भी नहीं चुना गया था कांग्रेस के अध्यक्ष। देखिए पी आनंद चार्लू के बारे में थोड़ा जान लीजिए। इनका नाम था सर पनपकम। पी का मतलब पनपकम। आनंद चार्लू एक भारतीय अधिवक्ता थे, स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में शामिल प्रारंभिक लोगों में से एक थे। वे वर्ष 1891 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के अध्यक्ष भी रहे। तो जो नागपुर में अधिवेशन हुआ था 1891 में, उसके अध्यक्ष भी रहे थे। एनी बेसेंट के बारे में जान लीजिए। एनी बेसेंट एक ब्रिटिश समाजवादी थियोसोफिस्ट, महिला अधिकारियों की कार्यकर्ता, लेखिका, वक्ता, शिक्षाविद और समाज सेविका थी। उन्हें मानव स्वतंत्रता का चैंपियन माना जाता है और वह आयरिश और भारतीय स्वशासन दोनों की प्रबल समर्थक थी। वह वर्ष 1917 में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। अब आगे अगला सुनिए। चेतुर शंकरन नायर के बारे में जान लीजिए। ये 1897 में नायर 1897 में अमरावती में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे। वह वर्तमान तिथि में भी इस पदक को धारण करने वाले एकमात्र केरलवासी हैं। ये केरल से हैं। श्री शंकर नायर कहाँ से हैं? तो केरल से हैं।
तो एक बार फिर से इसको मैं रिपीट करा देता हूँ। आनंद चार्लू जो हैं ये राष्ट्रीय कांग्रेस के मतलब कि ये जो 1891 की बात है, इसमें इसमें क्या है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थान। हाँ, जब 1891 में नागपुर का अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता पी आनंद चार्लू ने किया। कब? 1891 में। एनी बेसेंट ने 1917 में पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। कब? 1917 में। और सी शंकरन नायर के बारे में जान लिए, पहला और एक ही मात्र केरल वासी थे जिन्होंने कि अमरावती में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। निम्नलिखित में से किसने भारतीय सुधार संघ की स्थापना की थी? तो वो की थी केशव चंद्र सेन ने की थी, किए थे। निम्नलिखित में से किसने भारतीय सुधार संघ की स्थापना की थी? केशव चंद्र सेन ने। भारतीय सुधार संघ यानी इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना 29 अक्टूबर 1870 कब? 29 अक्टूबर 1870 को कलकत्ता में केशव चंद्र सेन ने किया था। यह बाल विवाह के विरुद्ध जनमत तैयार करने, महिलाओं की सामाजिक स्थिति का उत्थान करने, ब्राह्मणों विवाह को वैध बनाने पर केंद्रित था। कब हुआ था इसकी स्थापना? तो 29 अक्टूबर 1870 को कलकत्ता में। प्राचीन प्रसिद्ध व्यक्ति जीवक थे। जीवक कौन थे? तो वो थे एक चिकित्सक। जीवक कौन थे? तो एक चिकित्सक। 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किस भारतीय नेता को अंग्रेजों द्वारा भारतीय शांति का जनक कहा गया था? तो वो कहा गया था बाल गंगाधर तिलक को के बारे में। किस भारतीय नेता को अंग्रेजों द्वारा भारतीय शांति का जनक कहा गया था? तो बाल गंगाधर तिलक को। वेलेंटाइन सिरोल द्वारा बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा गया था। भारतीय शांति का जनक किनके द्वारा कहा गया था? तो वेलेंटाइन सिरोल द्वारा। बाल गंगाधर तिलक के बचपन का नाम केशव गंगाधर तिलक के रूप में था। वह भारतीय राष्ट्रवादी, शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और स्वतंत्रता सेनानी थे। वह भारतीय स्वतंत्रता के पहले नेता थे। उन्हें लोकमान्य की उपाधि प्रदान दी गई थी, जिसका अर्थ है लोगों द्वारा स्वीकार किया गया जन नेता के रूप में। लोकमान्य की उपाधि भी प्रदान की गई, जिसका अर्थ होता है लोगों द्वारा स्वीकार किया गया यानी जन नेता के रूप में। 1890 में तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। उन्होंने स्वराज की लड़ाई में अंग्रेजों के उदारवादी रवैये का कड़ा विरोध किया। वह उस समय के सबसे प्रख्यात कट्टरपंथियों में से एक थे। तिलक स्वराज के सबसे पहले मजबूत प्रस्तावक थे। उनके उदाहरण के लिए जाना जाता है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, ये इनका स्लोगन था जो कि बहुत ही पॉपुलर हुआ था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध भूदान आंदोलन शुरू किया था? तो वो किया था विनोबा भावे। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध भूदान आंदोलन किया था? विनोबा भावे। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो वो किया गया था 1664 ईस्वी में। कब किया गया था? 1664 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सी घटना बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थलों के साथ सुमेलित नहीं पूछ रहा है? तो इसमें ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि देखिए लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म हुआ था। लुम्बिनी में क्या हुआ था? बुद्ध का जन्म हुआ था। फिर बोध गया में उनका ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और सारनाथ के हिरन पार्क में जहां उन्होंने 4 महान सत्य साझा करते हुए अपना पहला उपदेश दिया था। पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। और कुशीनगर में जहां उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये बात हो गया प्रथम उपदेश सारनाथ में। कुशीनगर जहां उनकी मृत्यु हो गई थी। कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो देखिए जन्म और मृत्यु इस ऑप्शन में गलत दिए गए हैं, इसलिए सही आंसर ई ऑप्शन हो जाएगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, कुशीनगर में उनकी मूर्ति, लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ, बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई और सारनाथ के हिरन पार्क में उन्होंने पहला उपदेश दिया। 16 अक्टूबर 1905 को कौन सी ऐतिहासिक घटना घटित हुई थी? तो वो घटना था बंगाल का विभाजन।
आइए बंगाल का विभाजन के बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य है। बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। आंदोलन के नेताओं ने इसे पूरे बंगाल में राष्ट्रीय शोक का दिन घोषित किया। 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने इसकी घटना स्टार्ट हुआ था 20 जुलाई 1905 को। 20 जुलाई 1905 को कर्जन ने एक आदेश जारी कर बंगाल प्रांत को दो भागों में विभाजित किया, पूर्वी बंगाल और असम। दो भाग में विभाजित किया, तो पूर्वी बंगाल और असम 31 मिलियन की आबादी तथा शेष बंगाल में 54 मिलियन की आबादी थी। माने असम में 31 मिलियन की आबादी थी और बंगाल में 54 मिलियन की आबादी थी, जिनमें से 18 मिलियन बंगाली और 36 मिलियन बिहारी और उड़ीसी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बंगाल के राष्ट्रवादियों ने इस विभाजन की दृढ़ता से विरोध किया। लास्टली 7 अगस्त 1905 को विभाजन विरोधी आंदोलन शुरू किया गया। उस दिन कलकत्ता के टाउन हॉल में विभाजन के खिलाफ विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया। 1905 में बंगाल विभाजन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवाद के उदय की गति प्रदान हुई। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का वर्ष 1917 का प्रस्ताव संबंधित था, तो संवैधानिक सुधारों से संबंधित था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का वर्ष 1917 का प्रस्ताव संबंधित था संवैधानिक सुधारों से। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 20 अगस्त 1917 को प्रस्तावित किए गए थे। 20 अगस्त 1917 को इसे एडविन मॉन्टेग्यू जो कि भारत के सचिव थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो कि वायसराय थे। चेम्सफोर्ड क्या थे? वायसराय। ये क्या थे? सचिव। इस सुधार का उद्देश्य क्या था कि धीरे धीरे भारत में स्वशासन को लागू करना था। इस आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1919 लाया गया था। इसने प्रांतों में द्विशासन शासन प्रणाली की शुरुआत की। आरक्षित एवं स्थानांतरित विषयों का भी प्रावधान किया गया था। गवर्नर के तहत आरक्षित विषयों में वित्त कानून और व्यवस्था, सेना, पुलिस आदि शामिल थे। वहीं हस्तांतरित विषयों में जन स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, स्थानीय स्वशासन आदि शामिल थे। इन्हें कार्यकारी परिषद के चयनित सदस्यों के अंतर्गत रखा गया था। एक बार फिर से सुने कि गवर्नर के तहत आरक्षित विषय को रखा गया। गवर्नर के तहत कौन से विषय को? तो आरक्षित विषय को। और आरक्षित विषय में किस किस को डाला गया? तो वित्त, कानून और व्यवस्था। वित्त, कानून और व्यवस्था, सेना, पुलिस, व्यवस्था और कानून और व्यवस्था, माने लॉ एंड ऑर्डर, वित्त और पुलिस, कानून और व्यवस्था, सेना, पुलिस, ये सब गवर्नर के तहत आरक्षित विषयों में शामिल किया गया। वहीं चयनित सदस्यों के अंतर्गत हस्तांतरित विषयों को रखा गया। हस्तांतरित व्यवस्था में विषयों में जन स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन आदि शामिल थे। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के निम्नलिखित क्रांतियों में से किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह पहला स्वतंत्रता संग्राम था? तो वो कहा था विनायक दामोदर सावरकर ने। विनायक दामोदर सावरकर ने ही कहा था कि 1857 का विद्रोह पहला स्वतंत्रता विरोध है। अब विनायक दामोदर माने बी.डी. सावरकर के बारे में अगर आप लोग कुछ पॉइंट जानना चाहते हैं तो जान लीजिए। वह भारतीय ये माने बी.डी. सावरकर क्या थे, कौन थे कि भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिक अधिवक्ता, लेखक और हिंदुत्व दर्शन के सूत्रधार थे। ये सेनानी भी थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे, राजनीतिक भी थे, एडवोकेट भी थे और लेखक भी थे, हिंदुत्व दर्शन के सूत्रधार भी थे। उन्होंने नास्तिकता और तर्क संगतता का समर्थन किया और रूढ़िवादी हिंदू मान्यताओं को अस्वीकार कर दिया। मित्र मेला का आपने नाम सुना होगा। इन्होंने एक युवा समूह का भी संगठन किया था, मित्र मेला बोल के एक युवा समूह का भी संगठन किया था। लंदन में वीर सावरकर ने अपने साथी भारतीय छात्रों को प्रेरित किया और स्वतंत्रता हेतु अंग्रेजों से संघर्ष करने के लिए फ्री इंडिया सोसाइटी का भी गठन किया। उन्होंने सर विलियम हट कर्जन बायली नामक एक ब्रिटिश भारतीय सेनाधिकारी की हत्या के मामले में आरोपी मदन लाल ढींगरा का कानूनी बचाव किया। मदन लाल ढींगरा का अगर पूछा जाए कि कानूनी बचाव किसने किया, तो वो थे विनायक दामोदर सावरकर। और मदन लाल ढींगरा ने आखिर किया क्या था? तो मदन लाल ढींगरा ने ब्रिटिश भारतीय सेना अधिकारी की हत्या किया था।
आपको पता होना चाहिए कि फ्री इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना में वीर सावरकर का ही योगदान था। वीर सावरकर ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था हिंदुत्व, में द्विराष्ट्र संबंधी का प्रतिपादन किया था, जिसमें हिंदू और मुस्लिम के दो अलग राष्ट्र या कौम बताया। वर्ष 1947 में हिंदू महासभा के 1937 में हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी के घोर आलोचक थे। वो आईएनसी के भी और गांधी जी के भी आलोचक थे। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया और बाद में कांग्रेस द्वारा भारतीय विभाजन को स्वीकार करने पर आपत्ति जताई। उन्होंने एक देश के अंदर दो राष्ट्रों या कौमों के सह अस्तित्व का प्रस्ताव रखा। किस मुगल बादशाह ने अपने पौत्र को बिहार का सूबेदार बनाया था? तो वो था औरंगजेब। औरंगजेब। किस मुगल बादशाह ने अपने पौत्र को बिहार का सूबेदार बनाया था? औरंगजेब। औरंगजेब ने अपने पौत्र शहजादा अजीम को, किसको? शहजादा अजीम को, नाम था उस पोते का अजीम को, अजीम उस शान के नाम से भी जाना जाता था, अजीम उस शान, जिसको 1702 में बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। और यही अजीम ने वर्ष 1704 में अजीम ने ही 1704 में ही पटना शहर बसाया और इस पटना का नाम अजीमाबाद रखा। आगे बढ़िए। मार्ले मिंटो सुधार के विषय में कौन सा कथन सही नहीं पूछ रहा है? तो इस 89 नंबर का आंसर बी हो जाएगा। ये वाला सही नहीं है मार्ले मिंटो का, कि जब यह बिल पारित किया गया उस समय जॉन मार्ले भारत के गवर्नर जनरल थे। ये बिल्कुल ही गलत है। बाकी इसे वर्ष 1909 में प्रस्तुत किया गया था, ये तो सही है। इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया, ये भी सही है। इस सुधार ने केंद्र और प्रांतीय दोनों विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। देखिए 90 नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटित निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम से सजाएं। तो ये है सी। देखिए, चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। आप लोग को याद रखना होगा कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। अहमदाबाद मिल फरवरी मार्च 1918 में हुआ, 1918 में हुआ। और खेड़ा सत्याग्रह हुआ 22 मार्च 1918 को, 22 मार्च 1918 को। तो देखिए फरवरी में ही यह स्टार्ट हो गया था, इसलिए अहमदाबाद मिल पहले। फिर खेड़ा सत्याग्रह 22 मार्च को 1918 को स्टार्ट हुआ और 1920 से 22 में असहयोग आंदोलन हुआ। 1920 से 22 में असहयोग आंदोलन। तो आप याद रखेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटित हुई निम्नलिखित में से चंपारण, फिर अहमदाबाद, फिर मिल हड़ताल और फिर खेड़ा सत्याग्रह, फिर असहयोग आंदोलन। 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन असेंबली बम कांड में शामिल था? तो निम्नलिखित में से कौन असेंबली बम कांड में से शामिल था? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। देखिए इसका कहानी बढ़िया से समझ लीजिए कि असेंबली बम कांड क्या था, क्योंकि ये मॉडर्न हिस्ट्री के ये सब इंपॉर्टेंट सवाल हो जाते हैं। कहाँ से पूछ देगा कोई पता ही नहीं चलता है। आइए, ब्रिटिश सरकार ने भारत रक्षा अधिनियम लागू किया था, डिफेंस ऑफ इंडियन एक्ट लागू किया था। ब्रिटिश सरकार ने क्या लागू किया था? तो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, जिसने निवारक निरोध और साक्ष्य की स्वीकार्यता, प्रिवेंटिव डिटेंशन और साक्ष्य की, मतलब निवारक निरोध का होता है इंग्लिश प्रिवेंटिव डिटेंशन, और साक्ष्य की स्वीकार्यता, एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस जैसी बृहद शक्तियां पुलिस को दी, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट के अनुरूप नहीं थी। इस अधिनियम का विरोध करने के लिए एचएसआर के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये वही है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने केंद्रीय विधानसभा में तब एक बम विस्फोट करने की साजिश रची जब वहां अध्यादेश पारित किया जाना था। 8 अप्रैल 1929 को, कब? 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बट्टू केशवर दत्त ने विधानसभा के गलियों में बम फेंका और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। उसके बाद उन्होंने पर्चे फेंके जिसमें कहा गया था कि बहरे कानों को सुनने के लिए तेज धमाके की आवश्यकता होती है। बम का उद्देश्य किसी को मारना या घायल करना नहीं था, बस शोर मचाना था। बाद में फॉरेंसिक द्वारा यह साबित भी किया गया कि बम इतना शक्तिशाली नहीं था कि किसी की जान ले सके। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने आत्मसमर्पण भी किया और उन्हें 12 जून 1929 को आजीवन
आजीवन निर्वासन काला पानी की सजा सुनाया गया। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को लाहौर षड्यंत्र केस में मृत्युदंड की सजा सुनाई दी गई और उन्हें 23 मार्च 1931 को लाहौर में फांसी दे दी गई। 23 मार्च 1931 को लाहौर में फांसी दे दी गई और लाहौर षड्यंत्र केस के लिए इनको मृत्युदंड दिया गया भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को। देखिए पूछ क्या रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन असेंबली बम कांड में शामिल था। भगत सिंह थे और बटुकेश्वर दत्त। तो आंसर ई। अमुक्त माल्याद नामक महाकाव्य की रचना किसने की थी। तो वो किए थे कृष्णदेव राय ने। अमुक्त माल्याद नामक महाकाव्य की रचना किसने की। तो कृष्णदेव राय ने। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की। तो वो की मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल आलकट द्वारा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किए थे कौन। तो मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल आलकट द्वारा। 94 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय सेना के पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था। तो पील आयोग का गठन किया गया था। ब्रिटिश सरकार 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय सेना के पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था। तो पील आयोग का। दक्षिण अफ्रीका में अपने लंबे प्रवास के बाद महात्मा गांधी भारत वापस आए। तो वो आए 9 जनवरी 1915 को। दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्षों से अधिक समय तक रहने के बाद गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आ गए। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ का संकलन किया था। तो वो किए थे गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने ही आदि ग्रंथ का संकलन किया। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ का संकलन किया। तो अर्जुन देव ने। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नेता को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। तो गोपाल कृष्ण गोखले को माना था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया। तो ये पारित किया गया था वर्ष 1878 में। आइए तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। वर्ना प्रेस एक्ट यह बेहतर तरीके से वर्नाकुलर प्रेस को नियंत्रित करने तथा प्रभावी ढंग से दंडित करने एवं राजद्रोहियों में दबाव बनाने के लिए पारित किया गया था। इस एक्ट को गैंगिंग एक्ट के रूप में कहा जाता है। गैंगिंग ये होता है ना गैंगिंग एक्ट के रूप में भी जाना जाता है। यह तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिटन, ये वाला याद रखिएगा, यही लिटन है जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से जुड़े हुए हैं। इन्होंने ये रहे थे गवर्नर 1876 से 80 के बीच में। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश नीतियों की आलोचना या विरोध के स्पष्ट रूप से व्यक्त करने से देसी प्रेस को रोकना था, जिसमें द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80 की शुरुआत के साथ वृद्धि आई थी। चलिए आगे पढ़िए। कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और जब तक मैं भारत में हूँ मेरी एक सबसे बड़ी अभिलाषा इसकी शांतिपूर्ण विघटन में सहयोग करना है। यह कथन किसका है। तो यह कथन लॉर्ड कर्जन का है। कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है जब तक मैं भारत में हूँ मेरी एक सबसे बड़ी अभिलाषा इसके शांतिपूर्ण विघटन में सहयोग करना है। यह कथन किसका था। तो लॉर्ड कर्जन का। रॉलेट एक्ट पारित कब किया गया था। तो ये पारित किया गया था सेडिशन कमेटी के सिफारिशों के आधार पर। रॉलेट एक्ट पारित कब किया गया था। तो सेडिशन कमेटी के सिफारिशों के आधार पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है। तो वो इसमें से ई ऑप्शन हो जाएगा। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपको पता होगा कि बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला दिसंबर 1885 में हुई थी और इसी स्थान पर पहला अधिवेशन भी हुआ। यह वर्ष 1850 में बम्बई में आयोजित हुई। क्या ये सही है। बिल्कुल सही है। A.O. हुम इसके अध्यक्ष थे, वहीं W.C. बनर्जी इसके महासचिव थे। ये बिल्कुल ही सही है। इस अधिवेशन में कुल 82 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये 82 नहीं लिए थे, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के दौरान लॉर्ड डफरिन भारत के वायसराय थे।
देख लेते हैं। इस अधिवेशन में डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे अध्यक्ष। कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो देखिए डब्ल्यू.सी. बनर्जी महासचिव नहीं थे, ए.ओ. ह्यूम महासचिव थे। फिर से मैं थोड़ा सा सेकंड पॉइंट गलत बता दिया हूँ। ए.ओ. ह्यूम इसके अध्यक्ष थे नहीं थे, इसके महासचिव थे, और डब्ल्यू.सी. बनर्जी ही इसके अध्यक्ष थे। तो पहला सही है और चौथा सही है, ये दोनों गलत है, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। अब अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? किनको कहा जाता है? तो ऑप्शन ई। देखिए सर चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, जिसने प्रसिद्ध प्रेस कानून के माध्यम से देशी प्रेम पर लागू सभी प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया था। वह इंग्लैंड के दलगत राजनीति के शिकार हो गए और उसके स्थान पर लॉर्ड ऑकलैंड को भेजा गया था। चार्ल्स मेटकॉफ के बाद जो गवर्नर आए वो थे ऑकलैंड। एक चीज़ और बता दूं थोड़ा सा, इसके बुक में लिखा हुआ है आंसर ई, जो कि गलत है। आंसर होगा चार्ल्स मेटकॉफ। निम्नलिखित में भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता था चार्ल्स मेटकॉफ को, और मेटकॉफ जैसे मुक्तिदाता बने तो उनको वहाँ राजनीतिक में, ब्रिटेन के राजनीतिक में उलझ गए और ऑकलैंड को फिर से गवर्नर बना के भेजा गया। निम्नलिखित संस्थानों में से किस स्थान को नियंत्रण में लेने के लिए हो उपद्रव उत्पन्न हुआ? कौन सा उपद्रव? हो उपद्रव। तो ये हो गया सिंहभूम में। निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान को नियंत्रण में लेने से हो उपद्रव उत्पन्न हो गया? छोटा नागपुर, जो कि वर्तमान झारखंड है, के हो और मुंडा आदिवासियों ने 1820 से 22 में कंपनी की सेनाओं को चुनौती दी। पुनः वर्ष 1831 में उन्हें ललकारा और वर्ष 1837 तक इस क्षेत्र को अशांति बनी रही। ठीक है। ब्रिटिश शासकों, स्थानीय साहूकारों और जमींदारों के विरुद्ध राजा परहत के नेतृत्व में वे उठ खड़े हुए। हो और मुंडा आदिवासी अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम पर कब्जा के विरुद्ध थे। 104 नंबर देखते हैं आंसर। 104 नंबर कह रहा है कि सही नहीं है, उसका बताना है। तो बी, जो कि जवाहरलाल नेहरू अनहैप्पी इंडिया ने लिखे थे, ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया था। लाला लाजपत राय के द्वारा अनहैप्पी इंडिया लिखा गया। बाकी बी.डी. सावरकर के द्वारा हिंदुत्व, महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा ए नेशन इन मेकिंग लिखा गया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा ए नेशन इन मेकिंग लिखा गया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा ए नेशन इन मेकिंग लिखा गया। बी.डी. सावरकर के द्वारा हिंदुत्व, महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज और लाला लाजपत राय के द्वारा अनहैप्पी इंडिया लिखा गया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के किस नेता को ब्रिटिश संसद के लिए पहली बार निर्वाचित किया गया था? तो वो किया गया था दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के किस नेता को ब्रिटिश संसद के लिए पहली बार निर्वाचित किया गया था? दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे? तब वो थे, इसका आंसर ई। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र ने किया था। रामानंद मिश्र, राम वृक्ष बेनीपुरी और गंगा शरण सिन्हा ने किया था। बस यानी तीन लोगों ने किया था, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा और गंगा शरण सिन्हा ने। आगे सुनिए। वर्ष 1934 में जयप्रकाश नारायण ने पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में एक बैठक बुलाई और औपचारिक रूप से बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का शुभारंभ किया। पार्टी का अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और महासचिव जयप्रकाश नारायण बने। पार्टी का अध्यक्ष कौन बना था? तो आचार्य नरेंद्र देव और महासचिव जयप्रकाश नारायण को बनाया गया। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया? तो वो किया गया शाहजहां को। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया? तो शाहजहां। 1940 के लाहौर प्रस्ताव का उद्देश्य था, वो क्या था? तो वो था मुस्लिमों के लिए एक अलग राज्य गठन करना। 1940 के लाहौर प्रस्ताव का उद्देश्य था मुस्लिमों के लिए एक अलग राज्य का गठन करना। निम्नलिखित में से कौन सा गांधी इरविन समझौता का परिणाम नहीं था? तो इसको जो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ई। देखिए इसके बारे में गांधी इरविन समझौता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग को ये चीज़ जानना चाहिए।
गांधी इरविन समझौता महात्मा गांधी और भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में 5 मार्च, ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 मार्च 1931, इसको तो एकदम याद कर लीजिए। इसी दिन जो हुआ था गांधी इरविन के बीच में समझौता। गांधी इरविन 1926 से 1931 के बीच तक गवर्नर जनरल बना रहा था। कब तक? 1926 से 31 तक। इसके द्वारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत में सविनय अवज्ञा सत्याग्रह की समाप्ति हुई, जिसे गांधी जी एवं उनके अनुयायियों द्वारा नमक आंदोलन मार्च अप्रैल 1930 के रूप में शुरू किया गया था। सुनिए, अब बता रहा हूँ कि गांधी इरविन समझौता का परिणाम निम्नलिखित हैं। 5 परिणाम आप लोग को याद रखना है। पहला, गांधी जी इरविन की ईमानदारी से प्रभावित थे। गांधी जी इरविन की ईमानदारी से प्रभावित थे तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध चलाए जा रहे सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए उन्होंने सहमति व्यक्त की। दूसरा, कांग्रेस संवैधानिक सुधारों की रूपरेखा प्रदान करने के लिए सेकंड गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए सहमत हुए। तीसरा, इसमें शामिल कुछ अन्य शर्तों में ब्रिटिश भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के सभी आदेश वापस लेना भी था। चौथा, इरविन ने हिंसा में शामिल और सविनय अवज्ञा आंदोलन को गिरफ्तार किए गए भागीदारों कैदियों की रिहाई को छोड़कर अन्य अपराधों से संबंधित परीक्षणों को वापस लेने पर सहमति व्यक्त की। यह भी सहमति हुई, 5वां पॉइंट, यह भी सहमति हुई कि ब्रिटिश नमक पर आरोपित कर हटा देंगे, जिसमें भारतीयों को अपने स्वयं के उपयोग के लिए और कानूनी रूप से नमक का उत्पादन, व्यापार और बिक्री करने की अनुमति मिल जाएगी। गांधी परिणाम देखिए क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करना था, यही परिणाम था पहला। दूसरा, कांग्रेस को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए सहमत होना, बिल्कुल। ये दूसरा है, दूसरे गोलमेज में पार्टिसिपेट करना था। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु पारित सभी आदेशों को वापस लेना था, ये भी सही है। ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक पर आरोपित कर को समाप्त करना था। ये चारों ही ऑप्शन सही है, गलत कहाँ है, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा। सामूगढ़ का युद्ध लड़ा गया, किसके बीच लड़ा गया सामूगढ़ का युद्ध? तो ये लड़ा गया था दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में। सामूगढ़ का युद्ध लड़ा गया दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में। ये लड़ाई कब हुआ था? तो 1658 को हुआ था। ये लड़ाई 1658 को हुआ था, बस ये याद रखिएगा। डायमेकस एक यूनानी राजदूत था। डायमेकस एक यूनानी राजदूत था, तो वो था बिंदुसार के दरबार में। डायमेकस एक यूनानी राजदूत था बिंदुसार के दरबार में। क्रिप्स मिशन भारत आया था। क्रिप्स मिशन भारत आया था तो 1942 में। क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में। वर्ष 1939 के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए सुभाष चंद्र बोस द्वारा कौन पराजित हुआ था? तो वो हुआ था पट्टाभी सीतारामैया। वर्ष 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के लिए सुभाष चंद्र बोस द्वारा कौन पराजित हुआ था? तो पट्टाभी सीतारामैया। होयसल राजवंश की राजधानी कहाँ थी? होयसल राजवंश की राजधानी द्वार समुद्र थी। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले का प्राचीन नाम अंगुत्री था? बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले का प्राचीन नाम अंगुत्री था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लखीसराय। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले का प्राचीन नाम अंगुत्री था? लखीसराय। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1946 में भारत में आए कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तब वो नहीं था, इसमें से ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए 19 फरवरी 1946 को हाउस ऑफ कॉमन्स में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने कैबिनेट मिशन को भारत भेजने का निर्णय की घोषणा की। इस कैबिनेट मिशन में 3 ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री शामिल थे, जिसमें लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ए बी अलेक्जेंडर थे। इस कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता पेंथिक लॉरेंस के द्वारा था। इसमें ऑप्शन में लॉरेंस नहीं है, और वो भी अध्यक्ष थे लॉरेंस ही। तो ये कौन नहीं थे? तो बेबल भी नहीं थे और विलियम वुड भी नहीं थे, इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा। तो चलिए आगे। 117 नंबर, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा निम्नलिखित में से किसे बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया गया था? तो वो हो जाएगा सिताब राय। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा निम्नलिखित में से किसे बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया गया था? तो सिताब राय। 1832 से 33 को के भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो वो किया था गंगा नारायण सिंह ने।
भूमिज विद्रोह का नेतृत्व गंगा नारायण सिंह ने किया था 1832 से 33 के बीच में। 119 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 119 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकी अनुक्रमण की प्रावस्था है। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि ई होगा। ये आपको ज्योग्राफी के सेट में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, तो दोबारा वहाँ एक्सप्लेनेशन बता दूंगा। बिहार के निम्नलिखित महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने भगत सिंह को दिए गए मृत्युदंड के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए लोगों को संगठित किया था। तो वो कौन था? तो वो था कुसुम कुमारी देवी। बिहार के निम्नलिखित महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने भगत सिंह को दिए गए मृत्युदंड के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए लोगों को संगठित किया था? तो कुसुम कुमारी देवी। राधा स्वामी मत के संस्थापक कौन थे? राधा स्वामी मत के संस्थापक कौन थे? तो तुलसी राम। राधा स्वामी मत के संस्थापक कौन थे? तुलसी राम। भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? तो वो की गई थी लॉर्ड हार्डिंग। भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? तो लॉर्ड हार्डिंग। बुर्ज होम और गुफ कराल मुख्य रूप से किस काल से संबंधित प्रमुख पुरातात्विक स्थल है? तो वो है नवपाषाण काल से। बुर्ज होम और गुफ कराल मुख्य रूप से किस काल से संबंधित प्रमुख पुरातात्विक स्थल है? तो नवपाषाण काल से। 124 नंबर। निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो वो किए थे 1931। आपको पता होगा 5 मार्च 1931। रानी विक्टोरिया द्वारा केसर हिंद की उपाधि ग्रहण के समय वायसराय कौन था? तो वो था लॉर्ड लिटन। रानी विक्टोरिया द्वारा रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के तहत कैसर हिंद या भारत की महारानी की उपाधि करने के समय लॉर्ड लिटन वायसराय थे। भारत के वायसराय के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान हुई अन्य घटनाएं। लॉर्ड लिटन के टाइम पे घटनाएं देख लीजिए 5 गो। एक तो बर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम आया 1878 में। आयुध अधिनियम भी आया था 1878 में। और इसी टाइम पे गंभीर अकाल का नज़रअंदाज किया और संगठित दरबार आयोजित करके महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित किया। ब्रिटिश व्यापारियों के लिए कपास पर कर समाप्त कर दिया गया था। 5वां, सिविल सेवा परीक्षा का अधिकतम आयु 21 से घटाकर 19 कर दिया गया था इसी के समय में। 126, निम्नलिखित में से किसने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी? तो वो लिखे थे जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा? जवाहरलाल नेहरू। मौर्य प्रशासन में महिषी था। महिषी क्या था? तो वो था मुख्य रानी। मौर्य प्रशासन में महिषी थी मुख्य रानी। निम्नलिखित नवपाषाण स्थलों में से कौन सा बिहार में स्थित है? तो वो है चिरांद। वो क्या है? चिरांद। निम्नलिखित नवपाषाण स्थलों में से कौन सा बिहार में स्थित है? तो हो जाएगा चिरांद। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बिहार में स्थित है? तो वो है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कोई भी बिहार में स्थित नहीं है। चलिए 130 नंबर। असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो ये जो सही नहीं है वो आंसर हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण इसे निलंबित कर दिया गया। ये असहयोग आंदोलन और जालियांवाला बाग के कारण नहीं हुआ, क्योंकि ये कारण था असहयोग आंदोलन होने का, बल्कि इसके वजह से असहयोग आंदोलन को नहीं छोड़ा गया। तो देखिए, आंदोलन में मुसलमानों ने बड़ी संख्या में भाग लिया, ये बिल्कुल सही है। आंदोलन वर्ष 1920 में शुरू हुआ, 1922 में समाप्त हुआ। बारदोली प्रस्ताव में गांधी जी ने आंदोलन को वापस होने की घोषणा की। बारदोली प्रस्ताव में गांधी ने आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की। तो ये सारी सही है। अगला देखिए 131 नंबर। गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र या पत्रिका से जुड़े नहीं थे? तो वो नहीं थे युगांतर से। गांधी जी निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र या पत्रिका से जुड़े नहीं थे? युगांतर से। अमृतसर अधिवेशन 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी कांग्रेस के नए संविधान के लेखक थे। निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी के साथ सहयोग करने हेतु चुना गया था? तो इसका आंसर ई हो जाएगा। फिर से सुनिए कि अमृतसर अधिवेशन 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी कांग्रेस के नए संविधान के लेखक थे। निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी के साथ सहयोग करने हेतु चुना गया था? तो ऑप्शन ई देखिए,
अमृतसर अधिवेशन 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभिन्न विषयों पर 50 प्रस्तावों को पारित किया गया। कांग्रेस के पूरे संविधान पर विचार करने के लिए कांग्रेस ने एक उप समिति की नियुक्ति की। गांधी जी जो नए संविधान के लेखक थे वो थे तिलक, सी आर दास का सहयोग चाहते थे, लेकिन काम के दबाव के कारण वे उनके साथ काम करने में सक्षम नहीं थे। इसके बजाय एनसी केलकर और आईवी सेन, तिलक और दास सी आर दास गांधी के साथ सहयोग करने के लिए चुने गए। ठीक है ना। चलिए, राजधानी और महाजनपद है, सही बताना है कि कौन सही सुमेलित है। तो 133 का भी आप जानते हैं कि आंसर ई होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि बज्जी का वैशाली, अंग का चंपा, चेदी का सुक्तिमती, सूरसेन का मथुरा, चेदी का सुक्तिमती, अंग का चंपा, बज्जी का वैशाली, बैजई का वैशाली, अंग का चंपा, चेदी का सुक्तिमती, सूरसेन का मथुरा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है? तो वो नहीं है गांधार, ये बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है? गांधार। बाकी मल, कौशल, मगध ये बुद्ध के जीवन से संबंधित है। 135 कर्पूर मंजरी की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो राजशेखर ने। कर्पूर मंजरी की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो राजशेखर ने। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम अपने पारित होने के वर्ष के साथ ही सही सुमेलित नहीं है? तो वो नहीं है पिट्स इंडिया अधिनियम 1772, ये सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम अपने पारित होने के वर्ष के साथ ही सुमेलित नहीं है? तो पिट्स इंडिया अधिनियम, जो कि 1772 में, ये सही नहीं है। बाकी चार्टर अधिनियम 1813 सही है। अब भारत सरकार अधिनियम 1935 ये भी सही है। फिर भारत परिषद अधिनियम 1909, देखिए 1909 में परिषद अधिनियम आया और सरकार अधिनियम 1935 में आया और चार्टर अधिनियम 1813 में आया। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल का सही कालानुक्रम है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाने जा रहा है ए, कि पहले वारेन हेस्टिंग्स, फिर मेटकॉफ, फिर डलहौजी, फिर लॉर्ड कैनिंग। क्योंकि लॉर्ड डलहौजी के बाद लॉर्ड कैनिंग तो आपको बहुत भली बात याद होगा, क्योंकि इसके टाइम पे हड़प नीति आया और लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे 1857 का विद्रोह हुआ। और लॉर्ड डलहौजी से पहले मेटकॉफ थे, जो याद है लॉर्ड मेटकॉफ, मतलब समाचार पत्र का मुक्तिदाता, और उसके पहले वारेन हेस्टिंग्स थे। सैडलर आयोग का गठन कब किया गया था? सैडलर आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1917 में। सैडलर आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1917 में। सैडलर आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1917 में। थोड़ा सा सैडलर आयोग के बारे में जान लीजिए कि यह आयोग कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थितियों की समीक्षा करने के लिए स्थापित किया गया था। इस आयोग के मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालय शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा को अलग करके विश्वविद्यालय में सुधार करना था। ठीक है। अब देखिए 139, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में बख्तियार खान का मकबरा स्थित है? तो कैमूर में। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में बख्तियार खान का मकबरा स्थित है? कैमूर में। निम्नलिखित में से किसने पटना शहर को अजीमाबाद नाम दिया है? तो वो नाम दिया है अजीम उस शान, ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था। निम्नलिखित में से ये कौन था अजीम उस शान? ये था औरंगजेब का पोता, माने पौत्र। निम्नलिखित में से किसने पटना शहर को अजीमाबाद नाम दिया? तो अजीम उस शान। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा कश्मीर के शासक यूसुफ शाह चक को बिहार में निर्वासित किया गया था? तो ये निर्वासित किया गया था अकबर। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा कश्मीर के शासक यूसुफ शाह चक को बिहार में निर्वासित किया गया था? तो अकबर के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन मुजफ्फरपुर षड्यंत्र कांड से जुड़ा हुआ था? तो वो जुड़ा हुआ था ई। क्यों? क्योंकि देखिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी यही दोनों षड्यंत्र से जुड़े हुए थे और ये घटना घटा था 1908 में, ध्यान रखिएगा 1908 में। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी? तो वो की गई थी बंगाल। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी? बंगाल। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कविता को पहली बार निम्नलिखित में से किसने गाया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कविता को पहली बार निम्नलिखित में किसने गाया था?
तो राम प्रसाद बिस्मिल ने। हालांकि कविता को पटना के बिस्मिल अजीमाबादी ने वर्ष 1921 में लिखा था। कौन लिखा था? तो कविता को पटना के बिस्मिल अजीमाबादी ने 1921 में लिखा था। 145 निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश कन्नौज त्रिकोण का हिस्सा नहीं था? तो वो नहीं था चालुक्य। आप लोग को पता होगा कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिगुट मतलब का लड़ाई में चालुक्य शामिल नहीं था। सॉरी, मैं कुछ गड़बड़ का बोल दिया। कन्नौज पर नियंत्रण के लिए गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल राजवंश के शासकों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष को कन्नौज त्रिकोण के नाम से नाम दिया जाता है। तो चलिए 146 नंबर। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता ने भ्रमण किया था। कहाँ भ्रमण किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता ने भ्रमण किया था मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। निम्नलिखित सिख गुरुओं में से किसका जन्म बिहार में हुआ था? तो ये हुआ था गुरु गोविंद सिंह का। 1666 में पटना में हुआ था। इनका मूल नाम गोविंद राय था। 1666 में सिख गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में हुआ था। ये 10वें और अंतिम गुरु थे। 148 नंबर। वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे? तो ये किए थे 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। 149 निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं सुमलित नहीं है? तो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि देखिए बिहार में ब्रिटिश शासन का विस्तार 1757 में हुआ। बिहार में ब्रिटिश शासन का विस्तार 1757 में। बक्सर का युद्ध गलत है, 1765 नहीं 1764 में। बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 में। कांग्रेस का 28वां अधिवेशन 1912 में हुआ, 1910 नहीं 1912 में। कांग्रेस का 28वां अधिवेशन 1912 में। बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 में। बिहार में ब्रिटिश शासन का विस्तार 1757 में। चेरो विद्रोह हुआ सरदार भूषण सिंह के नेतृत्व में। चेरो विद्रोह 1800 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध हुआ था। कंपनी ने चूड़ामन के चेरो के राजा के रूप में पदस्थ किया, जिसके बदले में जनता से भारी कर वसूले। चूड़ामन ने किसानों, आदिवासियों और गरीब ग्रामीणों का शोषण किया, जिसके कारण राज्य में आक्रोश और अशांति का प्रसार हुआ। इसके परिणाम स्वरूप सरदार भूषण सिंह के नेतृत्व में विद्रोह शुरू हो गया। हालांकि अंग्रेजों द्वारा जल्द ही इस विद्रोह का दमन भी कर दिया गया। तो चेरो विद्रोह हुआ था सरदार भूषण सिंह के नेतृत्व में। तो इसके साथ मैं आपको दृष्टि का पहला टेस्ट, जिसमें कि फर्स्ट सेट, जिसमें कि आपको पूरी तरीके से हिस्ट्री के सवाल थे 150 क्वेश्चन, ये मैंने जितना अच्छा से हो सकता था करवा सकता था। इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे, सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। तो चलिए आप लोग को अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके दृष्टि के सेकंड सेट में। तब तक आप लोग से विद्या लेते हैं, लेकिन इस बात को बोल के कि आप लोग चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और आप लोग को छोड़ चलते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप अपना चरित्र इस प्रकार बनाएंगे कि महिलाएं आपके साथ होने से सुरक्षित महसूस करेगी। धन्यवाद।